बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और बेटे, जैसे कि आपको आईडी के हमारे वन शॉट लेक्चर की सीरीज चल रही है और अब हमारा बेटे जो नेक्स्ट वन शॉट लेक्चर है दैट इज रिलेटेड टू गैसेस। ठीक है जी। ये बेटे गैसेस का पास्ट पेपर एनालिसिस देख लें कि अब तक जितने इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और किस बोर्ड में कितने टाइम पूछा, उन सब की समरी आपके सामने अवेलेबल है। अच्छा बेटे, सबसे पहले आपके पास जो टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ गैस एंड यूनिट्स ऑफ प्रेशर। ठीक है। तो बेटे अब हम यहाँ पे आके कुछ चीज़ों को देखते हैं। अच्छा बेटे, सबसे पहले मैंने प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करने से पहले कुछ आपके पास ना ये सारे का सारा एमसीक्यूज बेस्ड डाटा है जो कि आपको करना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखिए जो मैंने पॉइंट्स बनाए ना, दीज ऑल आर द पॉइंट दैट रिलेटेड टू एमसीक्यू। लेकिन मैंने आपसे क्या पूछा, सबसे ज्यादा अगर एग्जामिनर पूछे यूनिवर्स में कौन ज्यादा सबसे ज्यादा अबंडेंस है, तो बेटे याद रखिएगा यूनिवर्स में सबसे अबंडेंट प्लाज्मा है, उसके बाद गैस है, फिर सॉलिड्स और लिक्विड सबसे कम है। इसका मतलब है लिक्विड सबसे कम क्यों होते हैं, क्योंकि बिकॉज इट इज अ लेस कॉमन स्टेट ऑफ मैटर कि अगर आप टेम्परेचर ज्यादा करो तो ये वेपराइज हो जाते हैं, टेम्परेचर कम करो तो ये सॉलिडिफाइड हो जाते हैं। ओके, एक एमसीक्यू आपको क्लियर हो गया। जैसे एमसीक्यू नंबर 1, अगर आपसे पूछा जाए अर्थ पर सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन है, तो बेटे याद रखिएगा सॉलिड सबसे ज्यादा अबंडेंट होते हैं ऑन अर्थ, उसके बाद लिक्विड्स, फिर गैसेस और फिर उसके बाद क्या है, प्लाज्मा। राइट बेटे, एनर्जी के लिहाज से बात की जाए किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो आपको पता है कि स्पेस में, यूनिवर्स में, स्पेस के अंदर जो है ना वो प्लाज्मा, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, लिहाजा इसीलिए वो बहुत ऊपर होते हैं। ठीक है। ये जितनी भी आपको स्पेस में चमक वगैरह नजर आती है, इट इज बिकॉज ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, ये सारे का सारा प्लाज्मा होता है। और बेटे आप जानते हैं कि जो प्लाज्मा होता है बेसिकली क्या होता है, इट इज आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ गैस। ये आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ गैस होगा। राइट बेटे, आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ गैस, जब आप गैस को आयोनाइज करते हैं ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास कैटाइंस भी जनरेट हो रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास न्यूट्रल एटम्स भी होते हैं। राइट, न्यूट्रल एटम्स भी होते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होंगे। जाहिर बात है आप कैटाइन बना रहे हैं, तो बेटे दिस मिक्सचर, हॉल मिक्सचर इज कॉल्ड एज द प्लाज्मा। ठीक है जी। अच्छा, अगली बात क्या है यहाँ पे, मैंने अगली बात यह है, अब यहाँ पे एक और एमसीक्यू मेरे माइंड के अंदर आ गया। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि केमिकल स्टेट ऑफ मैटर कौन है, तो बेटे याद रखिएगा केमिकल स्टेट ऑफ मैटर इज बेसिकली प्लाज्मा। हम प्लाज्मा को केमिकल स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं और फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है जी। अच्छा, अब बेटे ये आपके पास एनर्जी के लिहाज से आ गया, इनकी एनर्जी किसकी ज्यादा है किसकी कम है, एनर्जी के लिहाज से आपको ऑर्डर मिल गया। बेटे ये काइनेटिक एनर्जी, एक ही बात है, काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी के लिहाज से। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के लिहाज से अगर बात की जाए तो आपको पता है कि गैसेस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा होते हैं और हमारे लिक्विड्स के अंदर उससे कम और सबसे कम सॉलिड्स के अंदर होते हैं। तो बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आपके पास ये ऑर्डर आ जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात की जाए तो बेटे सॉलिड्स में सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है और गैसेस में सबसे ज्यादा कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। इसलिए हमारी जो गैसेस हैं दे ऑक्यूपाई होल स्पेस ऑफ द कंटेनर। राइट। अच्छा, अब बेटे सॉलिड्स की बात की जाए तो मोस्ट अबंडेंट स्टेट इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में सबसे अबंडेंट सॉलिड होता है। एक तो आपने देखा ऑन अर्थ और एक अर्थ क्रस्ट, जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ होती है दैट इज कॉल्ड अर्थ क्रस्ट, तो वहां पर सबसे ज्यादा अबंडेंट सॉलिड है। बेटे लिक्विड्स की बात की तो ये मोस्ट अबंडेंट होता है ऑन अर्थ सरफेस। बेटे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एग्जामिनर अर्थ सरफेस की बात करता है देन लिक्विड्स आर मोर अबंडेंट। अगर कहते हैं जी ऑन अर्थ क्रस्ट बताया जाए तो अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन है, सॉलिड है। ठीक है, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेटे इसी तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर दैट इज कॉल्ड एज द गैसेस आर कॉल्ड एज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है। अच्छा बेटे ये बात भी आप लोगों को अंडरस्टैंड होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब बेटे ये कुछ आपके सामने प्रॉपर्टी है, बजाय मैंने गैस की प्रॉपर्टीज बताने के आप लोगों ने आगे लिक्विड्स भी पढ़ने हैं, सॉलिड्स भी पढ़ने हैं, तो मैंने यही समराइज कर दी है। बेटे देखिए ये सारी की सारी प्रॉपर्टी, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, डिफ्यूजन, इफ्यूजन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कंप्रेसिबिलिटी, एक्सपेंशन, प्रेशर, और ये बेटे आपके पास क्या आ गया, मोशन की बात आ गई है। अच्छा बेटे डेफिनेट शेप, आपको सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है और ये जो हमारे लिक्विड्स होते हैं ये क्या करते हैं, शेप ऑफ कंटेनर अडॉप्ट कर लेते हैं, इसका मतलब इनका डेफिनेट शेप नहीं होती। और मेरे हमारी गैसेस क्या होती है, इनकी भी डेफिनेट शेप नहीं होती। बट इसके अंदर मेरा ख्याल है कोई ऐसे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत स्ट्रेट पॉइंट है, बड़ा इजी करके मैंने आपके सामने ये बॉक्स बना दी है। वॉल्यूम की बात की तो गैसेस डेफिनेटली सॉलिड्स का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, क्योंकि आपको पता है ये जिस स्क्रीन पे मैं आपको काम करवा रहा हूँ यहाँ इसने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, कहीं और लेके जाओगे तो उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड है। ठीक है जी। उसके बाद लिक्विड्स की बात की बेटे, लिक्विड्स का भी क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। बेटे आप इसको जिस कंटेनर के अंदर डालते हो तो इस कंटेनर का सारा वॉल्यूम नहीं, जितना इसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना है उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। जैसे ग्लास ऑफ वाटर की आप बात करती हो, जबकि गैसेस का कोई जो है ना वो अपना वॉल्यूम नहीं होता,
क्योंकि गैसेस एक्सपैंड या कंप्रेस करके आप लोग उसको फिक्स करते हो। बेटे डिफ्यूजन की बात की जाए तो बेटे आपको पता है सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन नहीं होती। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करना, मूव करना। एंड किसके लिहाज से, विद कोलिजन, कोलिजन से मॉलिक्यूल्स का क्या करना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। बेटे लिक्विड्स के अंदर मॉडरेट होती है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप इंक लेते हो, ड्रॉप ऑफ इंक को अगर वाटर के अंदर लेते हो तो इंक जो है वो फैल जाती है। इस तरीके से बेटे अगर आपने कभी लस्सी को देखा हो तो बहुत टाइम के लिए पड़ी रही है, तो आपने देखा ना वो लिक्विड वाला पार्ट ऊपर आ जाता है और लस्सी जो है ना वो मिल्की पार्ट वो नीचे चला जाता है, ठीक है। गैसेस के अंदर क्या होता है बेटे, बहुत ज्यादा डिफ्यूजन होती है, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। इफ्यूजन की बात की तो बेटे सॉलिड्स के अंदर इफ्यूजन नहीं होती। इफ्यूजन क्या होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ तो मूव करना, बट फ्रॉम द स्मॉल हॉल। वो जो स्मॉल हॉल से मॉलिक्यूल आ रहे हैं जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो पहले निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां से इफ्यूजन में क्या होता है, विदाउट कोलिजन, मॉलिक्यूल्स विदाउट कोलिजन यहां से आ रहे होते हैं, विदाउट कोलिजन। यहां कोलिजन नहीं होता, यहां जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो पहले आउट हो जाएगा। और यहां क्या है, डिफ्यूजन हमेशा कैसे होती है, विद कोलिजन। ये कोलिजन के थ्रू जो है ना डिफ्यूजन होता है, जैसे खुशबू का फैलना बिकॉज ऑफ द कोलिजन। एयर के मॉलिक्यूल से फ्रेग्रेंस के मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं और कोलाइड करके फैलते जाते हैं। अच्छा बेटे लिक्विड के अंदर कोई इफ्यूजन नहीं होती। और यस बेटे हमारे गैसेस इफ्यूजन शो करते हैं। इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसमें इंटरमीडिएट और इसमें वीक होती है, नियरली जीरो भी कह सकते हैं। बेटे कॉम्प्रेसिबिलिटी की बात की जाए तो आपको पता है कि कॉम्प्रेशन क्या होता है कि बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, आप यहाँ पे प्रेशर क्या कर रहे होते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं। तो बेटे इनके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। और जो हमारे लिक्विड्स होते हैं उनकी भी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, बहुत कम, यानी वेरी लो। और इनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। एक्सपेंशन की बात की जाए तो बेटे एक्सपेंशन क्या होता है कि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करके एक्सपेंशन करवा रहे हैं, तो बेटे सॉलिड्स के अंदर एक्सपेंशन जो है वो बहुत ही कम होती है। अब आप ना डिफरेंट केसेस की तरफ अगर जाएंगे ना, मतलब आप कहेंगे जैसे सर आइस जो है ना, आइस भी जो है वो एक्सपैंड करती है, तो बेटे वो एक स्पेशल केस है। उसके अलावा बाकी हमारे सॉलिड्स जो है वो एक्सपेंशन नहीं करते। हमारे लिक्विड्स भी बेटे एक्सपेंशन शो नहीं करते, जबकि हमारे जो गैसेस होती हैं उनके दरमियान बहुत ज्यादा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो एक्सपैंड ज्यादा करती हैं। बेटे प्रेशर की बात की जाए तो हमारा जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स कहता है एक्सर्ट प्रेशर डाउनवर्ड, एक्सर्ट प्रेशर डाउनवर्ड, यानी सॉलिड्स के ऊपर प्रेशर का जो इफेक्ट होता है वो डाउनवर्ड, ज्यादा डाउनवर्ड प्रेशर, यानी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये मैंने पेन रखा हो अपने हाथ के ऊपर, तो ये डाउनवर्ड प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। जबकि बेटे जो हमारे लिक्विड्स होते हैं एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑल डायरेक्शन। बेटे जिस कंटेनर के अंदर ग्लास ऑफ वाटर होगा वो हर डायरेक्शन के अंदर जो है ना वो प्रेशर क्या करेंगे, उसके मॉलिक्यूल एक्सर्ट कर रहे होंगे। जबकि ये हाई प्रेशर एक्सर्ट करते हैं इन ऑल द डायरेक्शन, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन बहुत ज्यादा होते हैं। इसी तरीके से बेटे मोशन की बात की जाए, वाइब्रेशन मोशन, यहाँ बेटे हमारे पास जो लिक्विड्स की बात की तो ट्रांसलेशनल और यहाँ पे आपके पास रोटेशनल मोशन होते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे जो गैसेस होती हैं उनमें रैंडम मोशन होते हैं, ठीक है। तो बेटे ये आपने मोशन के लिहाज से बातों को याद रखना है, आपने फिजिक्स के अंदर भी इन मोशंस को पढ़ा होता है। नाउ बेटे ये तो होगी प्रॉपर्टीज। अब बेटे यूनिट्स ऑफ प्रेशर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने आपके सामने यूनिट्स ऑफ प्रेशर लिख दी कि 1 atm किस किस के इक्वल होता है। बेटे आप देख सकते हैं कि 1 atm इज इक्वल टू इन सब के इक्वल होता है। अब बेटे यहाँ पर एमसीक्यू वाली बात क्या है कि एग्जामिनर अगर आपसे पूछे कि कौन सा यूनिट यहाँ पे ऐसा है दैट इज नियरली इक्वल टू 1, यानी 1 atm है तो वो भी क्या है 1 है, तो बेटे याद रखिएगा बार इज द यूनिट दैट इज नियरली इक्वल टू 1 atm, ठीक है। नियरली इक्वल टू atm है, ठीक है, atm है, ओके। बेटे अगर एग्जामिनर एसआई सिस्टम का पूछे तो बेटे आपको पता है कि हमारा पास्कल्स और हमारा न्यूटन मीटर पर स्क्वायर ये दोनों कौन से यूनिट होते हैं, दे आर एसआई यूनिट ऑफ द सिस्टम, एसआई यूनिट ऑफ द प्रेशर। बेटे मिली बार यूनिट यूज किया जाता है, मेट्रोलॉजिस्ट यूज करते हैं। पाउंड स्क्वायर इंच जो यूनिट होता है वो हमारे इंजीनियरिंग वर्क्स, जो हमारे टायरों में हवा फिल की जाती है वो पाउंड स्क्वायर इंच के थ्रू जो है वो इस गेज के ऊपर, इस मेजरिंग स्केल के ऊपर फिल की जाती है, ओके बेटे। अब बेटे यहां पर ना अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि आपने सबसे बड़ा जो है ना वो प्रेशर का यूनिट्स कौन सा है, तो बेटे याद रखिएगा सबसे बड़ा यूनिट होता है 1 atm। 1 atm के बाद अब आपने देखना है कि 1 के क्लोज कौन सा है इसमें से। बेटे 1 के क्लोज कौन है, 1 बार, तो 1 बार आ जाएगा, राइट। इसके बाद भाई इसके और 1 atm के और क्लोज आपको कौन नजर आ रहा है, आप कहेंगे सर 14.7 पाउंड स्क्वायर इंच आपके पास आ जाएगा, तो मैं लिखूंगा 1 psi। इसके बाद बेटे कौन 1 के ज्यादा क्लोज है, तो आप कहेंगे सर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ये ज्यादा क्लोज है, तो मैं लिखूंगा 1 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी।
इसके बाद मैं अगर आपसे पूछूंगा कौन ज्यादा इसके क्लोज है, तो आप कहेंगे सर 101.325 kPa किलो पास्कल्स है, तो मैं लिखूंगा 1 kPa। तो बेटे आप आगे एडजस्ट कर सकते हैं, तो आपको ये आइडिया होगा कि सबसे बड़ा यूनिट प्रेशर का कौन है और उसके बाद कैसे ऑर्डर एडजस्ट करना है, आपने उसके नियरेस्ट देखना है। तो बेटे दिस इज रिलेटेड टू यूनिट्स ऑफ प्रेशर। अच्छा बेटे यहां पर ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इसका इसका इफेक्ट क्या होता है वेदर के ऊपर। बेटे आपको पता है कि हमने ये बात पढ़ी है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो सी लेवल पे मैक्सिमम होता है। बेटे आपको पता है कि उसपे सी लेवल पे मैक्सिमम होने की वजह क्या होती है। एक तो बेटे वहां पे आपको पता है जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका अपना वेट होता है, तो वेट ऑफ एयर वहां पे सी लेवल पे क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और दूसरा ग्रेविटी, तो बेटे असल में गैस के मॉलिक्यूल्स का वेट होने की वजह से वो नीचे आते हैं और ग्रेविटी इनको अपनी तरफ पुल करती है, जिससे गैसेस जो है ना वो बहुत डेंसर हो जाती हैं और डेंसर गैस ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो सी लेवल पर इसलिए प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है और ज्यादा सी लेवल पर प्रेशर ऑब्जर्व किया जाता है। पूरे यूनिवर्स में एक जैसा प्रेशर नहीं होता क्योंकि सरफेस डिफरेंट होती है, एरियाज डिफरेंट होते रहते हैं। इसी तरीके से बेटे आप लोगों ने एक बात और याद रखनी है कि जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं तो गैस का प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एल्टीट्यूड पर जाते हुए ग्रेविटी का इफेक्ट कम होना शुरू होता है और गैस की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है। बेटे याद रखिएगा प्रेशर वहां ज्यादा होता है जहां नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ गैस ज्यादा होती है, प्रेशर ऑफ गैस वहां ज्यादा होता है जहां टेम्परेचर ज्यादा होते हैं। बट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एल्टीट्यूड, और इसी तरीके से आप लोगों ने प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर बड़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट, ये बात आपको आइडिया है। अब बेटे यहां पर भी यही है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह क्या होती है, एक तो वेट एंड मूवमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल प्रेसिंग ऑन द अर्थ सरफेस। बेटे क्यों अर्थ सरफेस की तरफ, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो इसमें क्या होता है, पार्टिकल मोर पार्टिकल्स एंड फास्टर मोशन हायर प्रेशर वहां पे करती हैं। अब बेटे यहां पर ना लो प्रेशर हाई प्रेशर का कॉन्सेप्ट, एक होते हैं लो प्रेशर एरियाज। बेटे लो प्रेशर एरियाज को हम लोग डिप्रेशंस भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा बेटे जो लो प्रेशर होगा इसका मतलब है मॉलिक्यूल ज्यादा राइज एयर ज्यादा राइज करेगी, जितना ज्यादा राइज करेगी इसका मतलब वहां पे क्लाउड्स बनेंगे और रेन होगी, वहां पे स्टॉर्मी वेदर होगा, ठीक है, जितना एयर प्रेशर कम होगा। और जितना हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर एरियाज में क्या होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, देखो वो कोल्ड होते हैं, कोल्ड ड्राई एंड डेंस हो जाती है, क्योंकि हाई प्रेशर का मतलब है कि गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा डेंसर हो चुके हैं, जिससे क्या होगा, दैट मूव्स डाउनवर्ड वो मूव करेंगे। तो बेटे जब वो डाउनवर्ड मूव करेंगे तो जिससे क्या होगा बेटे, क्लाउड की फॉर्मेशन एंड रेनफॉल नहीं होगा, क्योंकि रेनफॉल और उसके लिए आपकी गैस के मॉलिक्यूल ऊपर जाने चाहिए। तो देखो मैंने लिखा हाई प्रेशर इज इक्वल सिंकिंग एयर, क्लियर एंड काम वेदर, ठीक है। अच्छा बेटे ये मैं लिखा विंड्स इन हाई प्रेशर सिस्टम ब्लो क्लॉकवाइज प्रोड्यूसिंग क्लियर स्काइज काम वेदर एंड स्टेबल कंडीशंस। बेटे ये एसटीबी में बात लिखी हुई है, आपको पता है कि हमारी अर्थ की रोटेशंस होती हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, उसके लिहाज से यानी अर्थ जैसे रोटेट कर रही होती है वैसे हमारे वेदर उसके ऑपोजिटली रोटेट करते हैं। तो ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। खैर आपको इंपॉर्टेंट जो चीज थी आपको स्लाइड के अंदर आइडिया हो गया होगा। बेटे ये आप देख सकते हैं वार्म एयर और लो प्रेशर, देखो लो प्रेशर ऊपर की तरफ गैस के मॉलिक्यूल जा रहे हैं, क्लाउड बन रहे हैं, वो क्लाउड नहीं बन रहा। नाउ बेटे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ, आपको पता है हम पढ़ने जा रहे हैं गैस लॉज। बेटे आइडियल गैस लॉज हमारे पास बेसिकली 4 आइडियल गैस लॉज होते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन टेम्परेचर प्रेशर और इसके साथ देखते हैं, ठीक है। अब बेटे याद रखिएगा जो हमारे गैस लॉज है ना वो बॉयल, चार्ल्स, एवोगाड्रो और गे-लुसाक लॉ। बेटे गे-लुसाक लॉ क्या है कि प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन टेम्परेचर के साथ है, बट नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। अब बेटे यहां पे एक बात याद रखनी है कि जिसके साथ वॉल्यूम का रिलेशन बन जाएगा ना, लेट्स से वो मॉल्स के साथ रिलेशन बन गया है, तो ये दोनों फैक्टर क्या हो जाएंगे बेटे, दे आर कॉल्ड एज अ कांस्टेंट फैक्टर। अगर बेटे क्या हो कि वॉल्यूम का रिलेशन टेम्परेचर के साथ बन जाए तो मॉल्स एंड प्रेशर बोथ आर कांस्टेंट, ओके। अच्छा बेटे अब जो हमारे गैस लॉज होते हैं ना, गैस लॉज हमें क्या एक्सप्लेन करते हैं, ये यूनिफॉर्म बिहेवियर बताते हैं टुवर्ड्स एक्सटर्नल कंडीशन। मतलब क्या है कि अगर आपने वॉल्यूम 10 टाइम बढ़ाया तो प्रेशर उसके ऊपर कितना हो जाएगा, 10 टाइम डिक्रीज कर जाएगा। जितने गुना एक चीज बढ़ाओगे उतनी गुना दूसरी चीज कम हो जाएगी। और बेटे ये हमें यूनिफॉर्म बिहेवियर बताते हैं और गैस लॉज नेचर ऑफ गैस के ऊपर इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आइडियल गैसेस की बात करेंगे, नेचर ऑफ गैस को यहाँ पर नहीं देखा जाएगा। वट एवर इज द गैस बिहेवियर रिमेन सेम। अच्छा बेटे मैंने तीनों गैस लॉज को ना आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा एक समराइज कर दी है। यहाँ ये स्टेटमेंट बेटे, यहाँ एक ये स्टेटमेंट आ जाएगी, ये स्टेटमेंट होती है, राइट। अब बेटे बॉयल्स हो गया, चार्ल्स हो गया और एवोगाड्रो लॉ हो गया। बेटे बॉयल्स का रिलेशन क्या होता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, अगर प्रेशर एग्जामिनर कहते हैं तो दिस इज अ इनवर्स रिलेशन।
लेकिन बेटे यहां मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं, अगर एग्जामिनर कहता है कि प्रेशर इज इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, ये भी बॉयल्स लॉ है, बट यहां पे प्रेशर इनवर्स ऑफ वॉल्यूम अगर कहेगा तो दिस इज कॉल्ड एज द डायरेक्ट रिलेशन। ये डायरेक्ट रिलेशन है बेटे, ये वाली बात मैं आपको ग्राफ में आके भी समझाता हूं, ठीक है बेटे। चार्ल्स लॉ क्या कहते हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, बट याद रखिएगा यहां पे जो टेंपरेचर है इट मस्ट बी इन द एब्सोल्यूट स्केल। एब्सोल्यूट स्केल का मतलब होता है केल्विन स्केल, ठीक है। अब बेटे यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर एग्जामिनर वॉल्यूम टेंपरेचर के साथ लेगा ना, केल्विन के साथ, और एक वॉल्यूम टेंपरेचर डिग्री सेल्सियस के साथ, तो बेटे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंपरेचर केल्विन के साथ एक एग्जैक्ट डायरेक्ट रिलेशन है। एग्जैक्ट डायरेक्ट रिलेशन का क्या मतलब है कि जितने टाइम्स वॉल्यूम बढ़ेगा उतने टाइम टेंपरेचर बढ़ेगा केल्विन स्केल के अंदर, या जितने टाइम केल्विन का टेंपरेचर बढ़ाओगे उतने टाइम्स ही वॉल्यूम बढ़ेगा। लेट्स से मैं कहता हूं कि मैंने 10 टाइम्स टेंपरेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम भी कितने टाइम बढ़ेगा, 10 टाइम्स बढ़ेगा, जो भी आपके पास वॉल्यूम टेंपरेचर होगा। लेकिन बेटे हमारा जो डिग्री सेल्सियस का स्केल होता है इसमें एग्जैक्ट डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। इसमें हम यूं कहते हैं अगर मैंने टेंपरेचर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, अगर मैंने टेंपरेचर कम किया तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगी, नहीं टाइम्स वाली बात नहीं आएगी। दिस इज वेरी लॉजिकल पॉइंट जो कि आपको माइंड में रखना है। एग्जैक्ट रिलेशन केल्विन के साथ है। ओके बेटे, एवोगाड्रो लॉ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स। अब बेटे यहां कांस्टेंट क्या कहें आपको पता है, मैंने भी आपको बताया था कि आप लोगों ने इसको याद रखना है। इसका इसके साथ रिलेशन बन गया, देखो ये टेंपरेचर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, या प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, या टेंपरेचर एंड प्रेशर रिमेंस क्या है, कांस्टेंट है। बेटे फॉर्मूलाज की अगर बात की जाए तो मजीद आप इसको सिंप्लीफाई कर सकती हैं। आपको पता है कि बेटे वॉल्यूम है तो ये K ओवर P, या आप इसको PV इज इक्वल टू K भी कह सकते हैं। और अगर आपके पास डिफरेंट कंडीशन है तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 और V2 भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है बेटे। यहां पर भी V इज इक्वल टू KT और देखो V ओवर T और इक्वल टू K। बेटे डिफरेंट कंडीशन की बात की तो V1 ओवर T1 इक्वल टू V2 ओवर T2, या आप V1 ओवर V2 इज इक्वल टू T1 ओवर T2। दोनों का रेशियो क्या रहेगा बेटे, ये दोनों का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन शर्त क्या है, शर्त क्या है कि बेटे आपके पास टेंपरेचर किस में होना चाहिए, केल्विन स्केल के अंदर होना चाहिए। बेटे यहां पे देखिएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू Kn। आपको तो पता है बेटे, ये मैं अगर आपको करके दिखाऊं तो मेरा ख्याल आप कहेंगे सर ना ही करिए, देखो ये Kn, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को खत्म किया, इक्वल और कांस्टेंट लगा दिया, ठीक है। तो Kn, अब आप लोगों ने K कांस्टेंट होता है और बेटे ये V ओवर N आपके पास आ जाएगा, ठीक है इस तरीके से। और इसके डिफरेंट कंडीशन V ओवर N1 इज इक्वल टू V2 ओवर N2 यू लिख लो, या V1 ओवर V2 इज इक्वल टू N1 ओवर N2 यू भी आप लिख सकते हैं। अब बेटे यहां डिपेंडेंस देखो, K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंपरेचर के एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N के। बेटे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक समझाऊंगा, बाकी सारे समझ आ जाएंगे। बेटे आप लोगों ने PV इज इक्वल टू nRT पढ़ा हुआ है, राइट। अब बेटे आपको पता है कि यहां पर जो PV है ना, PV, ये जो PV है इट इज इक्वल टू K, तो मैंने इसको K कर देता हूं। तो बेटे जरा मुझे जल्दी से बताओ K का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, K का डायरेक्ट रिलेशन टेंपरेचर और नंबर ऑफ मोल्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन हो गया। बेटे अगर यहां पे अगर आपको समझाऊं तो देखो आपको पता है PV इज इक्वल टू nRT, राइट। आप सबसे पहले आप ना V ओवर T को लैदा कर लो, तो बेटे V ओवर T एक तरफ आ गया, NR और ये P एक तरफ कर लो। अब आप जानते हैं कि V ओवर T किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू K, ये K आ गया। तो बेटे K का मुझे बताओ किसके साथ डायरेक्ट है और किसके साथ इनवर्स है, तो K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। बेटे सिमिलरली यहां भी आप कहेंगे सर हम कर लेंगे PV इज इक्वल टू nRT, और बेटे इक्वेशन क्या है, V ओवर N इज इक्वल टू K ना, तो V ओवर N आप इसको इधर कर लो और बेटे ये आ जाएगा RT ओवर P आ जाएगा। तो बेटे ये आ जाएगा K, तो K का डायरेक्ट रिलेशन देख सकते हैं टेंपरेचर के साथ और इनवर्स रिलेशन प्रेशर के साथ, ये भी हो गया। बेटे यूनिट्स ऑफ K की बात की जाए तो यहाँ PV के यूनिट बेटे देखो कॉमन यूनिट्स के अंदर ATM डेसीमीटर क्यूब, और बेटे अगर आप लोगों ने SI सिस्टम में बात करना है तो पास्कल्स प्रेशर का और मीटर क्यूब ये भी लिख सकते हो, या आप लोग क्या लिख सकते हो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर और ये मीटर क्यूब। तो बेटे इसमें से माइनस करना न्यूटन मीटर और ये जाउल। आपको पता है कि बेटे जाउल या न्यूटन मीटर किसका यूनिट होता है, इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। तो PV इज सिंपली एनर्जी। बेटे यहां भी मैंने यूनिट्स निकाली और यहां भी आपके सामने यूनिट्स निकाल दी हैं। आई होप सो कि बेटे इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो K के यूनिट्स एग्जामिनर पूछे तो आप बता सकते हो। नाउ बेटे अब यहाँ कुछ ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पढ़ने के लिए आपको ग्राफ की बेसिस का आइडिया होना चाहिए। आपको तो एक्स एक्सिस हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है और वाई एक्सिस में हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। बेटे जब भी आप लोग ग्राफ को स्टडी करते हो ना तो हम लोग क्या करते हैं, tan थीटा से ग्राफ को अंडरस्टैंड करते हैं कि एक ग्राफ आपने लिया उसमें दो चीजों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, तो हम लोग ना ये tan थीटा से उस चीज को अंदाजा लगाएंगे। बेटे tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। और बेटे जो tan थीटा होता है सिंपली ये क्या होता है, स्लोप बताता है, ठीक है, हमें स्लोप का आइडिया होता है।
अच्छा बेटे, हम स्लोप को देख के दो चीजों के दरमियान बताते हैं कि डायरेक्ट रिलेशन या इनवर्स रिलेशन है। बेटे याद रखिएगा, अगर तीन केस मैंने, केस नंबर 1, ये केस नंबर 2 एंड दिस इज द केस नंबर 3, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है, थीटा लेस देन 90 है और थीटा इक्वल 0 है, तीन ही केस हो सकते हैं। ठीक है, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है ना तो tan थीटा हमारे पास नेगेटिव आता है। याद रखिएगा, अगर tan थीटा नेगेटिव तो स्लोप भी नेगेटिव है, तो दो चीजों के दरमियान कौन सा रिलेशन होगा? इनवर्स रिलेशन होगा। और बेटे दो चीजों के दरमियान इनवर्स रिलेशन हो तो आपको क्या नजर आते हैं? आपको कर्व नजर आते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या बनते हैं? कर्व बनते हैं। ये आप लोग कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हैं tan थीटा कैलकुलेटर के अंदर। अगर थीटा लेस देन 90 हो तो बेटे याद रखिएगा tan थीटा हमारे पास उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। इफ द tan थीटा इज पॉजिटिव तो स्लोप इज पॉजिटिव। इफ स्लोप इज पॉजिटिव देन द चीजों के दरमियान कौन सा रिलेशन होगा? डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो बेटे यहां पर आप देखें, ये लाइन जब ओरिजिन से पास होती है ये भी डायरेक्ट रिलेशन होते हैं, और बेटे ये भी डायरेक्ट रिलेशन होता है कि जैसे लाइन जो है ना यूं ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ आती है। सिंपल सी बात ये कि स्लोप आपको देखना आना, सॉरी tan थीटा आपको पता चाहिए कि थीटा यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 90 है या लेस देन 90 है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैं आप लोगों को ये लेस देन और ग्रेटर देन 90 आगे ग्राफ में भी करके दिखाता हूँ। बेटे अगर tan थीटा अगर थीटा 0 हो तो tan थीटा 0 तो स्लोप 0 होते हैं। इनके दरमियान कौन सा रिलेशन होता है? कांस्टेंट रिलेशन होता है। बेटे जब भी कांस्टेंट रिलेशन हो तो ऐसे लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आ जाती है। ठीक है बच्चों, अब बेटे यहां पर ग्राफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स। बेटे पहली बात रखिएगा कि ऑल द ग्राफ, ये भी एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात याद रखनी है कि जितने भी ग्राफ होते हैं, ऑल द ग्राफ्स ऑफ बॉयल, ग्राफ्स ऑफ बॉयल, ये बेटे क्या कहलाएंगे? बॉयल्स आर आइसोथर्म। आप इनको आइसोथर्म कहते हो। अगली बात बेटे याद रखनी है, आइसोथर्म का मतलब होता है जहां पे डेल्टा टी इक्वल 0 हो। ठीक है जी। और बेटे याद रखनी है कि हमारे पास ये जो कर्व होता है ना, ये दिस कर्व इज बेसिकली अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। हम इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व भी कहते हैं, हाइपरबोला कर्व भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात याद रखनी है। अब बेटे यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एग्जामिनर आपसे ना ग्राफ से रिलेटेड मुख्तलिफ बातें पूछ सकते हैं। वो क्या पूछ सकते हैं? आपने ना एक एक पॉइंट पे ना, ये एक एक पॉइंट पे हम लोगों ने क्या ले लिया, ये एक एक पॉइंट, दिस ईच पॉइंट इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू के। अच्छा पहले मैं आपको ना tan थीटा लेस देन 90 बता दूं कि यहाँ लेस देन 90 कैसे है और ग्रेटर देन 90 कैसे है। इनके अंदर आपको कैसे पता चलेगा? जो मैंने यहाँ पे बात बताई ना, ग्रेटर देन 90 और लेस देन 90 वाली। तो बेटे जरा ये देखिएगा, अगर मैंने इस पॉइंट का ना, इस पॉइंट का मैंने अगर देखना है कि यहाँ पे एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 है, लेस देन 90 है, तो बेटे हमेशा हम लोग ना यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और इस टेंजेंट को खींच के ना आप यहाँ एक्स एक्सिस से मिला दो। अब बेटे आप देखो, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है ना, ये थीटा ग्रेटर देन 90 है, ये 90 से ग्रेटर है, क्योंकि ये 90 वाली लाइन है तो ये पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये 90 ग्रेटर देन 90। और बेटे ये जो एंगल होता है दैट इज थीटा लेस देन 90। ठीक है, ये देखो 90 से अगली तरफ है, 90 से पीछे चला जाए तो वो ग्रेटर देन 90 होता है। अच्छा बेटे यहां पे बेटे आपने याद रखनी है, अब आप ये देखें कि बेटे वो कह रहे हैं कि आपका T3 का टेम्परेचर ज्यादा, T2 और T1 का टेम्परेचर कम है। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए अगर आपसे पूछे तो बेटे आप लोगों ने इस बात का आंसर कैसे करना है? आपको पता बेटे K का डायरेक्ट रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ ना, तो और ये PV इक्वल टू K है। इसका मतलब है कि जब मैं PV को बढ़ाऊंगा ना, इसका मतलब जब मैं PV को बढ़ाऊंगा तो आपका K बढ़ेगा। अगर K बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका मतलब है कर्व किसकी तरफ मूव करेंगे? कर्व मूव अवे फ्रॉम बोथ एक्सिस, मूव अवे, दोनों एक्सिस से क्या करेंगे बेटे? वो मूव करेंगे। देखो ये पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, पॉइंट आगे 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 और आगे, इस तरीके से ये और आगे और आगे और आगे। तो बेटे इसका मतलब है जो कर्व जितना अवे होगा दोनों एक्सिस, इसका मतलब है वो पूरे का पूरा कर्व एक कांस्टेंट हाई टेम्परेचर पे लिया गया होगा। अब बेटे यहां पे अगर आपने बताना है कि यहां पे आप देखिए मैंने ऑर्डर लगाया कि T3 का टेम्परेचर ज्यादा है, T2 का कम है, ये T1 का सबसे कम है। आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? बेटे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ना आप पता क्या किया करें, आपने कोई एक पॉइंट ले लो, मिसाल के तौर पे मैंने ये पॉइंट ले लिया, अब यही पॉइंट इसके लिए ले लिया, ये पॉइंट इसके लिए लिया, मैंने सबके लिए वॉल्यूम क्या ले लिया? कांस्टेंट ले लिया, राइट। इसका मतलब सबके लिए 1/v कांस्टेंट है। अब बेटे टेम्परेचर और प्रेशर पीछे बच गए, राइट, सबके लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो ये प्रेशर आ गया इसके लिए, ये प्रेशर आ गया इसके लिए, ये प्रेशर आ गया इसके लिए, ठीक है, ये प्रेशर आ गया इसके लिए। इसका मतलब ये नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर बढ़े, ये प्रेशर ज्यादा है, ये प्रेशर कम है, ये प्रेशर सबसे कम है। अब मैं कैसे बताऊंगा कि भाई ये मेरा हाई टेम्परेचर, ये मेरा लो टेम्परेचर? तो बेटे आप देखो P इज इक्वल टू nRT। बेटे आप लोगों ने वॉल्यूम को कर दिया कांस्टेंट। अब बेटे जिस लाइन का प्रेशर ज्यादा होगा इसका मतलब उसका टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब है ये इस लाइन का प्रेशर सबसे ज्यादा है तो लिहाजा इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। बेटे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है प्लीज, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। अच्छा अगर आपका एग्जामिनर क्या करे, इन वेरिएबल्स को चेंज कर दो, बेटे आपका ग्राफ चेंज हो जाएगा, ग्राफ के स्लोप चेंज हो जाएंगे।
अगर मैं 1/v यहां ले लूं और प्रेशर यहां ले लूं और मैं आपसे ये लाइन ले लूं, अब मैं आपसे पूछूं बेटे T3 कौन सा होगा, T2 कौन सा होगा, T1 कौन सा होगा, तो बेटे आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगेन क्या करो 1/v कांस्टेंट ले लो। बेटे मैंने ना ये तीनों लाइन के लिए ना 1/v कांस्टेंट ले लिया, ये मैंने 1/v कांस्टेंट ले लिया। प्रेशर इस तरफ बढ़ रहा है, इसका प्रेशर ये है, इसका प्रेशर ये है, इसका प्रेशर ये है। बेटे जिस लाइन का प्रेशर ज्यादा होगा इसका मतलब ये है वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा। अब ये T3 होगा, ये T2 होगा, ये T1 होगा। आपको पता है कि T3 का स्लोप कम है, T1 का स्लोप ज्यादा है। देखो ना जो 90 के करीब होते हैं ना उनका स्लोप ज्यादा होता है, ये आप लोगों को फिजिक्स के अंदर आइडिया है। इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप क्या है, कम है। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए पूछे तो आंसर आना चाहिए। अगर एग्जामिनर प्रेशर और 1/v को चेंज करे तो बेटे फौरन माइंड में आ जाए कि यहां पर क्या हुआ है, बेसिकली स्लोप चेंज हो गया। दूसरी बात बेटे, अब आप सोच रहे होंगे कि 1/v और प्रेशर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन कौन सा, जो कि मैं पीछे बात छोड़ के आया था। बेटे याद रखिएगा इसकी बहुत सिंपल सी बात क्या है, इसी ग्राफ के ऊपर बता देता हूं कि जब आपके पास प्रेशर होगा ना 0, अगर आपके पास प्रेशर 0 है ना तो बेटे आपके पास वॉल्यूम इनफाइनाइट हो जाएगा। मुझे नहीं पता कितना होगा, तो मैं बेटे 1/v लूं तो आपको होता है 1/∞ किसके इक्वल होता है, 0। इसका मतलब प्रेशर भी 0 और वॉल्यूम भी 0। इसका मतलब दोनों के दरमियान बेटे कौन सा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। नाउ बेटे आपको आइडिया हो गया कि इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन कैसे है। और बेटे ये कांस्टेंट है, देखो पीवी अगर बढ़े तो बेटे आपको तो पीवी इक्वल टू के, ये सारे के सारे पॉइंट के हैं, तो बेटे ये पॉइंट ऊपर की तरफ मूव करेंगे और ऊपर मूव करेंगे और ऊपर मूव करेंगे। इसका मतलब है कि जितनी लाइन एक्स एक्सिस से दूर होगी इसका मतलब उसका टेम्परेचर क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। और बेटे सेम ये मैंने टेम्परेचर से बताया। अगर एग्जामिनर आपसे नंबर ऑफ मॉल्स पूछे तो बेटे आपको होता है ना के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मॉल्स एंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। इसका मतलब इसके मॉल्स ज्यादा होंगे, इसके मॉल्स कम होंगे, इसके मॉल्स उससे भी क्या होंगे बेटे, कम होंगे। यहां भी आप लोग बता सकते हैं मॉल्स के लिहाज से। बेटे अब सिंपली ग्राफिक एक्सप्लेनेशन चार्ल्स लॉ की बात कीजिए तो बेटे चार्ल्स लॉ जो होता है ना ये हमें कांस्टेंट प्रेशर पर बनाया होता है। तो बेटे कांस्टेंट प्रेशर पे जो ग्राफ होता है उसमें डेल्टा P इक्वल 0 होता है। दैट ग्राफ इज कॉल्ड एज द आइसोबार। अब बेटे देखो ये मैंने डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर लिया हुआ है, तो लाइन ओरिजिन से पास नहीं बल्कि लाइन यहां से कट करके आ रही है। बेटे ये जो कट करके लाइन आ रही होती है ना, वाई एक्सिस को कट करके लाइन जाती है पीछे, तो बेटे आप लोगों ने एक मैथ में इक्वेशन पढ़ी होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। बेटे c इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, देखो ये y एक्सिस वॉल्यूम, m इज कॉल्ड स्लोप, x टेम्परेचर और प्लस c बेटे यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हमारा c कहलाता है। चलिए खैर, अब बेटे यहां पर अगर एग्जामिनर आपसे पूछे भाई ये P3 का प्रेशर ज्यादा है, P1 का कम है, या आपको ये P3 P2 P1 नहीं लगा है, वैसे पूछ ले किसका प्रेशर ज्यादा होगा, आप कैसे बताओगे? वही तरीका कार जो मैंने आपको सिखाया था। देखिए आपने करना क्या, आप क्या करें, किसी एक पॉइंट पे या टेम्परेचर कांस्टेंट ले लें या वॉल्यूम कांस्टेंट ले लें। लेट्स से बेटे मैंने सबका ना इन तीनों का ना मैंने टेम्परेचर, ये टेम्परेचर कांस्टेंट ले लिया। इस पॉइंट पे इन तीनों का टेम्परेचर कांस्टेंट था, टेम्परेचर खत्म। अब बेटे वॉल्यूम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इसका वॉल्यूम ये है, इस लाइन का वॉल्यूम ये, इस लाइन का वॉल्यूम ये है। अब वॉल्यूम का प्रेशर के साथ रिलेशन देखना है, तो बेटे आप लोगों ने पढ़ा था P इज इक्वल टू nRT। बेटे टेम्परेचर कांस्टेंट है, छोड़ दो, दो चीजों के दरमियान प्रोडक्ट और वॉल्यूम है, तो बेटे वॉल्यूम nRT ओवर P। इसका मतलब है जिस लाइन का वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका प्रेशर क्या है, कम। ये देखो बेटे उसका प्रेशर क्या है, कम है। ठीक है बेटे, ये बात भी आपको अंडरस्टैंड हो गई। अगर एग्जामिनर इन टर्म्स ऑफ मॉल्स पूछ लेते हैं किसके मॉल ज्यादा होंगे, तो आप कहेंगे सर सिंपली जिसका वॉल्यूम ज्यादा है उसके मॉल्स क्या होंगे, ज्यादा। यहां रिलेशन ये बता रहे हैं, इसका मतलब n1 है तो ये हमारे पास n3 इसके मॉल्स है, 3 का मतलब है ज्यादा, और ये n मेरे पास 2 होगा और ये मेरे पास n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है जी। अगर आपने टेम्परेचर बेटे किस में लिया, अगर आप टेम्परेचर केल्विन में लेते हो तो लाइन देखो कहां से पास हो रही है, लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। ये बेटे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था रिलेटेड टू ग्राफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। और बेटे केल्विन स्केल के अंदर एग्जैक्ट डायरेक्ट रिलेशन, देखो ये एग्जैक्ट डायरेक्ट रिलेशन, ये नो डाउट लाइन कट करके आ रही है लेकिन एग्जैक्ट डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये एग्जैक्ट डायरेक्ट रिलेशन होते हैं। अच्छा बेटे नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव फॉर्म की अगर बात की जाए तो मैं लिखिए चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा आप लोग ना डेल्टा V पर डिग्री, अगर आप डेल्टा पर डिग्री करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, V0 ओवर 273 में चेंज आता है, राइट। मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों ने 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया ना तो V0 ओवर 273 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा।
अगर आपने 2 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम में चेंज कितना आएगा, V नॉट ओवर 273 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लोगे आप लोग, ठीक है। दिस इज, ये हमारी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है कि आपने क्या किया, कांस्टेंट प्रेशर पे जब आप क्या करते हो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, वो V ओवर 273 के लिहाज से आएगा, ठीक है। अच्छा बेटे, यहां पर ना जो हमारे जो क्या नाम है, क्या कहते हैं इसको, ओरिजिनल वॉल्यूम। अब आप कोई भी ओरिजिनल वॉल्यूम सपोज कर लें, सपोज करें मैंने V नॉट जो ना पीटीबी की बुक के अंदर 546 दे रही है बेटे, 546 मेरे पास ओरिजिनल वॉल्यूम है। मैंने क्या किया, इस ओरिजिनल वॉल्यूम का ना, ये बेटे मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस है, मैंने इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब मुझे बताओ कितना वॉल्यूम इंक्रीज आएगा, ये 1 डिग्री की है। आप इसको यहाँ पुट कर लो तो बेटे सॉल्व कर लो, कैसे आएगा, 546 डिवाइडेड बाय 273 और बेटे मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो ये आएगा 2 आएगा, इसका मतलब 2 सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज आएगा वॉल्यूम में। और अगर आप 2 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ाओगे तो आपको मेरा ख्याल आइडिया होगा कितना वॉल्यूम इंक्रीज आएगा बेटे। इसके लिए फॉर्मूला दिया है, VT इक्वल टू V नॉट 1 प्लस टेम्परेचर। अब ये ख्याल करना है कि यहां इस फॉर्मूला में टेम्परेचर हमने डिग्री सेल्सियस के अंदर लेना, नॉट केल्विन स्केल। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द MCQ। अच्छा बेटे, अगली बात क्या याद रखनी है आप लोगों ने, वो ये याद रखनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको टेम्परेचर कहता हूं -273.16 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारा एब्सोल्यूट जीरो है। अब बताओ वॉल्यूम क्या होगा, तो बेटे VT की जगह आप लोग -273 रखोगे, V नॉट मैंने 546 सपोज किया। बेटे ये कुछ भी हो सकता है, एग्जामिनर इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए, ये जो मैंने आपको फॉर्मेट सिखाया है। और यहां पे भी आप कर सकते हैं इसी तरीके से, देखो ये आएगा 1 प्लस टेम्परेचर आएगा -273.16 डिवाइडेड बाय 273, सॉल्व कर लें 546, ये आएगा 273 माइनस 273, ये 273, सारा को जीरो हो गया तो बेटे आपके पास क्या आ गया, 0 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटे ये एब्सोल्यूट जीरो पे हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो पे हमारे पास वॉल्यूम होता है 0 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब है ये वो टेम्परेचर है जिस पे स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे नहीं हो रहा, क्योंकि वॉल्यूम जीरो हो गया, मॉल जीरो, मास जीरो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ओबे नहीं हो रहा। एट दिस टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, सीज हो जाती है। नाउ बेटे, अब ये कुछ आपके पास ना टेम्परेचर के स्केल्स हैं, एक रिलेटिव स्केल्स होते हैं हमारे पास, एक एब्सोल्यूट स्केल्स होते हैं। बेटे देखो मैंने टेम्परेचर स्केल को, हमारे जो रिलेटिव स्केल्स होते हैं इनको आर्बिट्ररी स्केल्स कहते हैं, और वो हमारे एब्सोल्यूट स्केल्स होते हैं। बेटे इनके साइन की बात की तो दे हैव अ डिग्री साइन, इनका डिग्री साइन होता है, इनके ऊपर कोई डिग्री साइन नहीं लगाता। जैसे आप केल्विन के ऊपर आपने डिग्री साइन नहीं देखा होगा, लेकिन आप लोगों ने फ़ारेनहाइट के ऊपर, आप लोगों ने डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है ना, और एक रैंकाइन होता है, लेकिन आप वो पढ़ते नहीं हो उसको, डिग्री सेल्सियस का साइन है। इनकी नेगेटिव वैल्यू बेटे, इनकी नेगेटिव वैल्यूज होती है। डिग्री का मतलब होता है बिलो द जीरो, बिलो द जीरो ये हमें रीडिंग दे रहा होता है, क्योंकि ये रिलेटिव टेम्परेचर्स होते हैं, और इनके ऊपर ये हमें नहीं देता, क्योंकि आपको पता है कि 0 केल्विन हमारा फाइनल टेम्परेचर होता है, ये बिलो द जीरो नहीं रीडिंग देता। और इनके लिए हमें क्या करना होता है, रेफरेंस पॉइंट लेने होते हैं, यानी अपने थर्मोमीटर को विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी पहले वाटर के साथ थर्मोमीटर को डुबो के एडजस्ट करके दूसरी चीज का आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, रिलेटिवली बताते हो। और ये हमारा किससे स्टार्ट होता है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। और बेटे यहाँ मैंने रीजन बताइए, लाइक फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज रेफरेंस फॉर सेल्सियस स्केल। आप फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे आपको तो 0 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो हमने वाटर रेफरेंस मानते हुए अपने सेल्सियस स्केल को डेवलप करना है। और बेटे वहां पे क्या है, कोई हमारे पास रेफरेंस नहीं है, बिकॉज द रेफरेंस इज मिनिमम नेचुरल नंबर केल्विन, यानी यहाँ पे हम कोई रेफरेंस नहीं लेते, एब्सोल्यूट होता है। अब बेटे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एब्सोल्यूट जीरो क्या होगा। अच्छा बेटे यहाँ पे एक MCQ वाली बात अगर मैं आपसे पूछूं, 0 केल्विन, बी ऑप्शन -273.16, सी ऑप्शन 459, डी ऑप्शन इज ऑल। अगर एग्जामिनर पूछे मुझे बताओ इसमें से कौन सा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्यूट, या आप कह लो एब्सोल्यूट जीरो कह लो, इसको और आसान करता है एब्सोल्यूट जीरो। और मैं अगर आपसे कहता हूं कि इसमें मुझे बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग एब्सोल्यूट जीरो इज इक्वल टू, कौन से इसमें से एब्सोल्यूट जीरो के इक्वल है, तो बेटे इसके लिए आंसर होगा, राइट आंसर फॉर दिस स्टेटमेंट इज ए, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो की बात कर रहा है, तो एब्सोल्यूट हमेशा एब्सोल्यूट टेम्परेचर की तरफ जाना है। केल्विन के अंदर जो टेम्परेचर होगा वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। अगर वो कहता है एब्सोल्यूट जीरो इज इक्वल टू, तो बेटे दिस देन द राइट आंसर इज ऑल, ये हमारा क्या होगा, ऑल होगा। 0 केल्विन, -273 और -459। तो जब भी एग्जामिनर आपको कहता है 273 केल्विन है, आपके पास 0 केल्विन है, 4 केल्विन है, दीज ऑल आर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अच्छा
एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, जीरो ऑफ केल्विन स्केल एब्सोल्यूट बेटे, ये हमारे इक्वल इसके होते हैं, इनको हम हाइपोथेटिकल टेम्परेचर कहते हैं, इसको अचीव नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक हम इसको अचीव नहीं कर सकते। और बेटे यहाँ पे तमाम के तमाम मोशंस क्या हो जाते हैं, सीज हो जाते हैं, यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, तो इसलिए हम इसको एब्सोल्यूट जीरो कहेंगे। ठीक है बेटे, ये बात भी अंडरस्टैंड हो गई। अब बेटे हम लोगों ने क्या देखना है कि एक आइडियल गैस की सिग्निफिकेंस और उस आइडियल गैस के डिफरेंट यूनिट्स देखने हैं, और ये हमने एवोगाड्रो लॉ पीछे पढ़ लिया, अब हम इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, अच्छा बेटे यूनिट्स ऑफ आर की बात कीजिए तो यूनिट्स ऑफ आर आप लोगों ने पढ़ा ना, PV इक्वल टू NRT की बात करते हैं। ठीक है, तो आपने बेटे बेसिकली आर निकालना है, तो ये आ रहेगा PV ओवर NT आ रहेगा। ठीक है बेटे, ये जो आपका आर होता है ना, ये बेसिकली PV बेसिकली एनर्जी है, आप यू भी कह सकते हो एनर्जी पर मॉल पर केल्विन, आप उसको यू भी लिख सकते हो एनर्जी पर मॉल पर केल्विन इक्वल टू आर। ये मैं यू भी कह सकता हूं कि वर्क डन पर मॉल पर केल्विन, इसका मतलब है हमारा आर जो है वो पर मॉल के लिहाज से देखा जाएगा। ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर लेवल पे पर मॉल के लिहाज से देखा जाएगा, ये फॉर्मूला हमें ये बता रहा है। अच्छा बेटे, यूनिट्स ऑफ आर ना याद रखिएगा, प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट्स चेंज करने से सारे के सारे आर की वैल्यू चेंज होगी, मॉल्स एंड टेम्परेचर के चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉल और टेम्परेचर हम लोग केल्विन के अंदर लेते हैं, मॉल्स को मॉल के अंदर ही लेते हैं। ठीक है बेटे, ये प्रेशर वॉल्यूम और नेचर ऑफ गैस के ऊपर इसकी वैल्यूज जो होती हैं, इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती कि आपने प्रेशर की, वॉल्यूम की और नेचर ऑफ गैस क्या है, आपके पास कौन सी गैस है, और प्रेशर वॉल्यूम की वैल्यूज पे ये डिपेंड नहीं कर रहा होता है आर। ठीक है, एक तो बात आप लोगों ने सिंपली ये वाली बात याद रखनी है। ठीक है, अच्छा अब बेटे यहाँ पर ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बल्कि पहले मैंने आपको, चले यूनिट्स बाद में। अच्छा बेटे, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो हमारा हम लोग लिखते हैं PV इक्वल टू NRT लिखते हैं बेटे, PV सिंपली इज एनर्जी, तो एनर्जी इज इक्वल टू मॉल मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। अच्छा बेटे, यहाँ पे क्या होगा, आप इस एनर्जी को यू भी लिख सकते हो, देखो अगर आपके पास आर है 0.0821 है, ठीक है, आपके पास मॉल 1 है, और टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर में चेंज किया, यानी डेल्टा T ले लो आप लोग, वो टेम्परेचर में चेंज 1 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई में 1 करोगे तो बेटे आपके पास क्या आ जाएगा, इसका मतलब है एक मॉल गैस की इतनी एनर्जी 0.0821, वो एनर्जी क्या होगी, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज किया तो एनर्जी डिक्रीज करेगी। अच्छा बेटे, इसी तरीके से अगर आपको एनर्जी जो है ना, वो एनर्जी दे दी जाती है 8.314 मैं कहता हूं जूल पर केल्विन पर मॉल दी जाती है। तो बेटे अगर ये एक मॉल के लिए एनर्जी होगी, एक मॉल के लिए एनर्जी होगी मल्टीप्लाई बाय 1। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने 2 मॉल के लिए बतानी है, तो आप कहोगे सर पर केल्विन टेम्परेचर बढ़ रहा है, चेंज इन टेम्परेचर 1 है, तो बेटे उसके लिए फिर आपके पास क्या होगा, ये 16 हो जाएगी, 16 जूल हो जाएगी एनर्जी फॉर 2 मॉल ऑफ गैस। तो मॉल ऑफ गैस और टी आप चेंज करके मल्टीप्लाई करके एनर्जी निकाल सकते हैं। मैंने इस तरीके का एक सवाल बनाया, अगर मैं कहता हूं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 2 मॉल ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम 274 केल्विन टू 275, तो बेटे आपने अमाउंट ऑफ एनर्जी बतानी है। बेटे बहुत आसान, आप लिखोगे NRT, बेटे मॉल्स कितने हैं, 2 मॉल है, अब मल्टीप्लाई, अब बेटे किसमें मैं एनर्जी बताऊं, चेंज इन टेम्परेचर कितना, बेटे चेंज इन टेम्परेचर 1 है। अब बेटे आप क्या करो, आप इस वैल्यू को ले लो, क्योंकि उससे हमें डील करना मुश्किल है। ये बात याद रखनी है, जो हमारा 0.0821 होता है ना, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना 1/12 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 0.0821। MCQ को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक बता दी है, 1/12 भी लिख सकते हैं आप लोग इसको। ठीक है, आप इसको यू भी सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, आप ये पुट करके भी इसको कर सकते हो, 2 मॉल के लिए अगर आपने निकालनी तो 1/12 कर लो, तो बेटे 2 6 12 और 1/6 को डिवाइड करके आप लोग एनर्जी बता सकते हो। लेकिन अगर आपने एनर्जी जूल के अंदर बतानी है, तो फिर बेटे 2 मॉल की एनर्जी क्या होगी, N मल्टीप्लाई बाय 8.314, चेंज इन टेम्परेचर 1 है, तो बेटे ये 2 मॉल है, तो 2 को 8.314 से मल्टीप्लाई करो तो 16 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको यही वाली बात, अगर आपको मैं कैलोरीज में कहता हूं बेटे कैलोरीज में निकाल के दिखाओ, तो आप लोगों ने पहले यूनिट्स देख लें, उसके बाद कैलोरी का बताता हूं। बेटे ये यूनिट्स ऑफ आर देखें, देखो ये वैल्यू कब होती है, जब आपके पास यूनिट्स जी होते हैं, और कॉमन हमारे ऐसे यूनिट लिए व्हेन प्रेशर इज इन पास्कल एंड वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, तो आप ये लेते हो या न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के अंदर 0.0821, बेटे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आई गेस के 25/3 होती है। ठीक है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1/12 होती है। ठीक है, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। अच्छा,
इसके बाद बेटे नेक्स्ट तरह अगर आप लोग देखो दैट इज रिलेटेड टू ये कब होगी बेटे, एल एल स्टैंड्स फॉर, हम लोग डेसीमीटर क्यूब कहते हैं, डेसीमीटर क्यूब एटीएम पर मोल पर केल्विन, ठीक है। आपके पास ये होगा जब प्रेशर एटीएम में हो और वॉल्यूम किसके अंदर होगा, डेसीमीटर क्यूब के अंदर होगा। अच्छा, इसके बाद बेटे जरा नेक्स्ट देखो आप लोग, तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज 62.4 कर लो इसको ना, आप इसको 62.4 कर लो। ये कब होगा, जब आपके पास वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में और प्रेशर ये है। तो बेटे मेरे ख्याल ये बहुत आसान है। अब यहाँ पे ना कैलोरीज के वजह से आपको बताना है, ये बेटे 2, आप इसको 2 कैलोरी भी ले सकते हो, यानी इसका मतलब ये है, ये थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इसको यूज किया जाता है। तो कैलोरी पर मोल पर केल्विन, इसका मतलब ये है कि अगर यही टेम्परेचर हो और आपको कैलोरीज में एनर्जी बतानी है, तो कैसे बताओगे कैलोरीज के अंदर एनर्जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये मल्टीप्लाई बाय 1, तो बेटे 4 कैलोरी आ जाएगा आपके पास आंसर एनर्जी का, ठीक है बेटे। अच्छा बेटे अगली बात, आपको यूनिट्स ऑफ एनर्जी पता होना चाहिए, कौन सबसे बड़ा होता है, कैलोरी सबसे बड़ा यूनिट होता है, फिर जाउल होता है, और फिर क्या होता है, अर्ग होता है। क्योंकि आपको पता है कि 1 कैलोरी किसके इक्वल होती है, 4.18 जाउल के इक्वल होता है, 1 जाउल 10 की पावर 7 अर्ग के इक्वल होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। और बेटे याद रखिएगा, ये जितने भी यूनिट्स ऑफ एनर्जी होती हैं, ये सारे के सारे, ऑल दीज आर यूनिट्स ऑफ एनर्जी, ये सारे के सारे यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन, जल्दी से इसको देख लेते हैं बेटे। आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता है, ये बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ को कंबाइन करके जो इक्वेशन आती है दैट इज कॉल्ड एज द जनरल गैस इक्वेशन। और बेटे ये बेसिकली क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आपको पता नहीं ये पीवी इक्वल लगा के और ये आ जाएगा आपके पास एनआर और ये टी आ जाएगा, ठीक है जी। आपको पता है बेटे जनरल गैस इक्वेशन के डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, आप इसको P1 V1 ओवर T1 इक्वल टू P2 V2 और ओवर T2, ये आप इसको भी R के इक्वल ले सकते हो, ये भी जनरल गैस इक्वेशन ही है, ठीक है। अच्छा, आप इसको यू भी लिख सकते हो, PV इज इक्वल टू RT भी ले सकते हो व्हेन मोल इक्वल टू 1, आप यू भी लिख सकते हो PV इज इक्वल टू nRT जब मोल्स आपके पास क्या होंगे, n मोल होंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप यू भी कह सकते हो एनर्जी इज इक्वल टू nRT, आप यू भी कह सकते हो, ठीक है जी। अच्छा बेटे यहाँ पर ना ये कुछ एप्लीकेशन है गैस, जनरल गैस इक्वेशन की, जैसे आप इससे मास ऑफ गैस निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस निकाल सकते हो, आप डेंसिटी ऑफ गैस बता सकते हो, और आप कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस बता सकते हो। जैसे बेटे आपको पता है कि हमने पीवी इक्वल टू एनआरटी से ना मास ऑफ गैस निकालना है, तो आपको तो मॉल्स जो होते हैं ना, मॉल इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, तो मैंने मास और मोलर मास यहाँ पुट कर दिया। बेटे हम लोगों ने मास निकालना है, मास को आप यहाँ पे लेकर आगे, जब आप मास को देखो ना यूं ही होगा ना, ये पीवी इक्वल टू, अगर मैं करके दिखाऊं, मेरा ख्याल आप सब बच्चों को इस बात का आइडिया हो गई ना। देखो एम यही रहने तो मास निकालना है, याद रहेगा PVM ओवर RT, देखो बन गया, ठीक है जी। सिमिलरली मोलर मास की बात की जाए तो बेटे आपने मोलर मास निकालना है, ये मोलर मास को वहां ले जो PV इसके नीचे आकर डिवाइड में आ जाएगा। बेटे डेंसिटी ऑफ गैस, बेटे आपको पता है कि जो क्या नाम है डेंसिटी होती है दैट इज मास ओवर वॉल्यूम होता है, ठीक है। सबसे पहले आपने मोल्स का फॉर्मूला लिख रहे हैं, मोल्स का फॉर्मूला लिख के वॉल्यूम को उसके नीचे लेके आगे, और बेटे मास ओवर वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, और ये बेटे डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। डेंसिटी PM ओवर RT का मतलब है, मैं आसान अल्फाजों में, प्राइम मिनिस्टर एट रेस्ट, ठीक है। और बेटे यहाँ पे जो डेंसिटी के कुछ रिलेशन आपको नजर आ रहे हैं, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, density is directly proportional to the molar mass of gases and density is inversely proportional to the temperature, ठीक है। तो गैसेस की डेंसिटी जो है ना जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है प्रेशर के, और ये मोलर मास और इनवर्स होती है टेम्परेचर के। ये डेंसिटी ऑफ गैसेस को निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है जी। अच्छा अब बेटे ये जो डेंसिटी का फॉर्मूला, ये बेसिकली आपकी कह सकते हैं कि गैसेस की एब्सोल्यूट डेंसिटी निकालने के लिए। अच्छा बेटे कंसंट्रेशन की बात की तो बेटे आपको कंसंट्रेशन का पता है, कंसंट्रेशन इज मॉल पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो बेटे आपने क्या किया, वॉल्यूम को उसके नीचे लेके आगे, देखो n के नीचे v को लेके आगे, n ओवर v किसके इक्वल हो गया, कंसंट्रेशन के। और बेटे कंसंट्रेशन आप देख सकते हैं कि इज कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आपके पास P ओवर RT। तो कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस वहां पे ज्यादा होगी जहां पे पार्शियल प्रेशर गैसेस का जितना ज्यादा होगा, और टेम्परेचर के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो बेटे आपने देखा कि हमने ना ये डिफरेंट एप्लीकेशन देखी जनरल गैस इक्वेशंस की। अब बेटे यहाँ मैंने आपको ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, जिसमें आपने बॉयल्स, चार्ल्स, एवोगाड्रो और इन सब को अप्लाई करके ना क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और यहाँ कुछ टेक्निक सिखानी है आपको। बेटे मेरा पहला सवाल ये है कि व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ अ गैस व्हेन टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 25 से 919 इफ इनिशियल वॉल्यूम इज 5 लीटर। तो बेटे आपके पास वॉल्यूम क्या होगा, न्यू वॉल्यूम क्या होगा। देखिए बेटे बहुत आसान है, आपको जब भी आपको फॉर्मूला तो पता है, आपको तो फॉर्मूला लग गया V1 ओवर T1 इक्वल टू V2 ओवर T2, ये करना है आप लोगों ने। आप फॉर्मूला ना लगाएं,
आप ना जब भी टेम्परेचर आए ना डिग्री सेल्सियस में, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो बेटे। 25 को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना चाहो तो ये आ जाएगा 290, कितना आ जाएगा 298 केल्विन आ जाएगा। और बेटे 919 में अगर आप 273 ऐड कर दो ना तो ये हो जाएगा 1192 हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा 919 और उसके बाद आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आपसे बड़ी आसानी से हो जाएगा 1192 केल्विन आ जाएगा। ठीक है जी। अब बेटे आप देखें, आप ये देखिए 298 से मैंने टेम्परेचर कितना बढ़ाया। अगर आप लोग ना थोड़ा सा कैलकुलेटर करो, कैलकुलेटर यूज करो तो 298 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 1192 आता है। मैंने 4 टाइम टेम्परेचर बढ़ाया। एक्स का मतलब है, बड़े एक्स का मतलब टाइम्स। तो बेटे मेरे पास वॉल्यूम क्या है 298 पे 5 लीटर था, तो बेटे अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 1198 पे कितना हो जाएगा 20 लीटर वॉल्यूम हो जाएगा। तो राइट आंसर इज 20। कितना आसान है, कोई फॉर्मूला यूज ना करो, कोई फॉर्मूला यूज ना करो, सिंपली आप इसको कन्वर्ट कर लो टेम्परेचर को। अच्छा बेटे दूसरी चीज क्या है, अगर मैं आपसे कहता हूं बेटे, अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे क्वेश्चन कहता हूं कि भाई मैंने क्या किया, एक सवाल बना के वैसे आपसे पूछने लगा हूं, मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास ना जो टेम्परेचर इज क्वाड्रुपल, टेम्परेचर क्वाड्रुपल है, ठीक है, और मैंने प्रेशर क्या कर दिया रिड्यूस टू 1/4, मैंने रिड्यूस कर दिया, प्रेशर रिड्यूस टू 1/4। अब मुझे आप लोगों ने वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है जी। तो बेटे अब आप इसको कैसे करोगे, सिंपली आप लोग क्या करो बेटे, पी इक्वल टू एन आर टी वाला फॉर्मूला लगा लो। आप लोगों ने वॉल्यूम बताना है बेटे, एन और आर को छोड़ दो, टेम्परेचर से आपका कंसर्न है। कंटेनर क्वाड्रुपल का क्या मतलब होता है 4 टाइम। बेटे प्रेशर मैंने क्या किया 4 आ गया, बेटे ऊपर चले जाएगा, वॉल्यूम कितने टाइम इंक्रीज कर देगा 16 टाइम्स वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा। अब बेटे एक लॉजिकल पॉइंट बताने लगा हूं, याद रखिएगा, नोट बना के याद रखना है। नोट बना के क्या याद रखना है कि अगर आपके पास इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इक्वली, अगर इंक्रीज करे इक्वली या डिक्रीज करे इक्वली, देन बेटे याद रखना है वॉल्यूम रिमेन्स सेम, वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, ये बात याद रखनी है। अच्छा बेटे ये सवाल भी आप सॉल्व करोगे, खुद करोगे आप लोग। 100 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम 10 लीटर है, तो बेटे मुझे बताओ कि व्हाट वुड बी द वॉल्यूम एट एसटीपी। अगेन आप कहेंगे सर हमें ना टेम्परेचर को चेंज कर लें। बेटे 100 डिग्री सेल्सियस है तो बेटे आपको उधर 273 में आप लोग 100 ऐड करो, इट वुड बिकम 373 केल्विन आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अब बेटे एसटीपी पे आपके पास वॉल्यूम है 0 डिग्री सेल्सियस और ये आएगा 273, इसमें अगर ऐड कर लो तो बेटे 0 में 273 अगर आप ऐड करो, 0 + 273 आपके पास आ जाएगा 273 केल्विन आ जाएगा। ठीक है जी। अब बेटे अभी देखें कि ये एग्जैक्टली एक दूसरे के नहीं आ रहे हैं, किससे इसको मल्टीप्लाई करूं, ये तो बड़ा आसान था ना कि ये इसका मल्टीपल था, ये किसी का मल्टीपल नहीं है। यहां से ये बताना चाह रहा हूं कि जब ऐसा सवाल आएगा तो आपने इस तरीके से करना है। इस सवाल में आपके पास क्या होगा, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया, आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करके देखिए, अगर वो एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं फिर तो ठीक है, अगर मल्टीपल नहीं होते सिंपली आंसर क्या होगा, 100 पे 10 लीटर है तो बेटे आपका एसटीपी पे लेस देन क्या हो जाएगा, लेस देन 10 लीटर। देखा वॉल्यूम उतने टाइम, देखो यहाँ 4 टाइम इंक्रीज करता है क्योंकि केल्विन टेम्परेचर 4 टाइम बढ़ रहा था, तो यहाँ डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में जस्ट इंक्रीज और डिक्रीज मैं पीछे बता के आ चुका हूं आपको। बेटे ये भी एक और सवाल है, ये एक और सवाल है, ये करके देखिए, फिनिश करते हैं इसको। बेटे अगर एग्जामिनर आपसे कहते हैं ना आपके पास P1 V1 T1 है, वो कहता है जो आपका P2 है ना, P2 इज 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल P1 इनिशियल टेम्परेचर, T2 इज हाफ ऑफ T1 एंड वॉल्यूम आप लोगों ने फाइंड करना है। तो बेटे आप कैसे करोगे, आप लोगों ने पढ़ना है P1 V1 ओवर T1 इक्वल टू P2 V2 और T2 है आपके पास। बेटे P1 V1 ये सारा सेम रहेगा, P1 V1 ओवर T1, तो बेटे P2 आपके पास क्या आएगा 4 टाइम्स ऑफ P1, V2 आप लोगों ने फाइंड करना है, और बेटे आपके पास T2 कितना आएगा, T2 इज T1/2 आ जाएगा। ऐसे ही बेटे आपको पता है कि बेटे ये सारे का सारा 1 से 1 कैंसिल, T1 से T कैंसिल, तो बेटे आ जाएगा V2 आपके पास कितना आ जाएगा 8 V2 और ये V1 आ गया, तो बेटे मेरे पास V2 कितना आ गया, V2 इज इक्वल टू V1, ये आपके पास वॉल्यूम आ गया। यानी जो वॉल्यूम होगा वो 8 टाइम्स, यानी इनिशियल वॉल्यूम 8 टाइम्स कम है एज फॉर V2। तो ये बेटे आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। देखिए मैंने आपको सारे टॉपिक के वेरिएशंस जो पीछे पढ़ के उन सबको सॉल्व करके दिखाया। नाउ बेटे नेक्स्ट चलते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। बेटे बहुत सिंपल सी टॉपिक है बेटे, ये जो थ्योरी है थ्योरी डील्स करती है आइडियल गैसेस को एट मॉलिक्यूलर लेवल, नॉट डिस्कस मॉल्स बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बेटे हम लोगों ने ना मॉलिक्यूलर, जैसे आप लोगों ने पीछे जनरल गैस कांस्टेंट पढ़ा था आर स्पेसिफिकली फॉर नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ गैस, तो यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर लेवल यानी मॉलिक्यूल्स के लेवल पे बात करेंगे, मॉलर मैक्रोस्कोपिकली नहीं माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे।
बेटे ये सारे के सारे आइडियल गैस लॉज एंड मॉलिक्यूल ये सारे आइडियल गैस लॉज को प्रूव भी करती है और इसको प्रपोज या पुट फॉरवर्ड किया बर्नौली ने। बेटे बर्नौली ने क्या कहा कि गैस के मॉलिक्यूल में बहुत सारे गैस जो होती है उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है, ऐसा कोलिजन जिसमें नो लॉस एंड गेन ऑफ एनर्जी, इसमें कोई ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता ऑन देयर मोशन क्योंकि इनका वेट ही बहुत ज्यादा कम होता है और ये बहुत दूर दूर रहती हैं, राइट। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज 300 टाइम्स देन द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि जो हमारा हम लोगों ने एवोगाड्रो लॉ में पढ़ा था ना कि जो हमारा क्या कहते हैं इसको वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मॉल्स, आप लोगों ने पढ़ा था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मॉल्स है। तो बेटे यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा था V इज इक्वल टू के एन है, तो ये V ओवर एन आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, राइट। ये इसका मतलब वॉल्यूम टू नंबर ऑफ मॉल्स इज अ कांस्टेंट रेशियो। अच्छा बेटे याद रखिएगा कि यहाँ पर जो हमारा वॉल्यूम होता है ना वो नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता क्योंकि हम आइडियल गैस की बात करते हैं और हर गैस का मॉलिक्यूल एक दूसरे से 300 टाइम्स ऑफ देयर डायमीटर जो है वो होता है। अब बेटे यहाँ पर अगर आपके पास ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस है ना, तो याद रखिएगा इन दोनों का, अगर मैं कहता हूं इन दोनों के ऊपर टेम्परेचर एंड प्रेशर वो कांस्टेंट है, तो बेटे याद रखिएगा दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों के मॉल्स भी सेम होंगे, दोनों के मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, बट दोनों के मैसेज आपस में इक्वल नहीं होंगे, राइट। बेटे ये भी बात याद रखनी है कि आपको पता है कि जो हमारे पास मॉलर वॉल्यूम होता है दैट इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। मैं चैप्टर नंबर 1 में बात बता चुका हूं, मैं बार बार यहाँ डिटेल से डिस्कस नहीं करूंगा। अच्छा बेटे ये भी बात आपको आइडिया को 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम होता है और इसमें मॉलिक्यूल होते हैं 6.02 × 10 की पावर 23। अगर एग्जामिनर कहे कि आपके पास 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, इसमें कितने मॉलिक्यूल है, तो बेटे 2.68 × 10 की पावर 22। ये बेटे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये जो नंबर मैंने आपके सामने लिखे 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, बेटे ये इसको कहते हैं लॉशमिट नंबर, लॉशमिट नंबर कहा जाता है इसको, ठीक है, आसान अल्फाजों में। बस एक कांस्टेंट का नाम आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है जी। लो बेटे अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी बेटे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, और टेम्परेचर बेटे किसमें लेना होता है, आप लोगों ने केल्विन स्केल के अंदर, एब्सोल्यूट केल्विन स्केल के अंदर टेम्परेचर लेना आप लोगों ने। बेटे यहाँ कुछ फॉल्टी पॉइंट्स है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई आइडियल गैसेस की हम बात करते हैं कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, राइट। जबकि एक्चुअल वॉल्यूम क्या होता है गैस के मॉलिक्यूल का, वो क्या होता है बेटे, नेग्लिजिबल होते हैं। बेटे इसको आप यूं अंडरस्टैंड कर लें कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये कंटेनर है और इस कंटेनर का जो टोटल वॉल्यूम है 1000 लीटर है, ठीक है। आपने इसको ना लिक्विफाई कर दिया, आपने इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, तो बेटे लिक्विड में कन्वर्ट के बाद लेट्स से इसका वॉल्यूम होगा 1 लीटर। अब 1000 के मुकाबले में 1 लीटर बहुत कम है, लेकिन अगर आप ऐसा करो इस कंटेनर के ऊपर क्या करो, आप लोगों ने 8 टाइम्स जो है ना वो प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, तो आपका वॉल्यूम भी 8 टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सपोज करें बेटे ये वॉल्यूम गैस के मॉलिक्यूल का अब ये हो गया, इसका मतलब है 1000 को अगर आप 8 पे डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 125 आपके पास लीटर आ जाएगा। नाउ अब आपको पता है 8 टाइम्स प्रेशर बढ़ाया तो आपके पास वॉल्यूम 125 एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम आ गया, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि हम गैस के मॉलिक्यूल्स को एक हद तक कंप्रेस करते हैं, एक हद से ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। तो वो कहता है एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। ये किन के लिए नेग्लिजिबल होता है, फॉर आइडियल गैसेस, क्योंकि जो हमारी आइडियल गैस होती है बेटे हम उसको एक पॉइंट मैस कंसीडर करते हैं, यानी पॉइंट मैस का मतलब है यानी जिसका आप समझ लें वजूद ना होने के बराबर होता है। जबकि बेटे हमारी जो रियल गैसेस होती हैं वो प्रॉपर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी शेप होती है, उनकी एक साइज होता है। अब बेटे यहाँ पे क्लॉजियस ने ना ये एक इक्वेशन दी है, PV इज इक्वल टू, अगर आप इसको यूं कर लेके 1/mNc²। बेटे n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है। ये इक्वेशन बेटे आप लोगों ने याद रखनी है। PV इज इक्वल टू एनर्जी, अब ये एनर्जी बेटे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिहाज से होगी, ठीक है। ये क्लॉजियस ने इक्वेशन दी थी। मैक्सवेल बेटे क्या बताता है कि गैस एज मॉलिक्यूल ऑफ लो, मीडियम एंड हाई वेलोसिटी, सो ओवरऑल वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल विल बी रिप्रेजेंटेड एज। बेटे हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास ना डिफरेंट वेलोसिटीज होती है। एक होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, बेटे एक होती है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी, एक हमारे पास होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। बेटे तीनों वेलोसिटी के फॉर्मूला में आप देखो तो आपको रूट मीन स्क्वायर हो, चाहे आपके पास एवरेज वेलोसिटी हो, चाहे आपके पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हो, सारे टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट हैं और मोलर मास के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन इनका, ठीक है जी। बेटे यहां पर मैंने कुछ वेरिएशन दी है कि आप √3/RT/m ये फॉर्मूला है। आपको पता है मैंने इसको चेंज कैसे किया कि PV इज इक्वल टू RT, RT की जगह PV पुट कर दो, ये भी हो जाएगा। और आप यू भी कर सकते हैं कि अगर आप V को नीचे ले जाओ तो वॉल्यूम ओवर मास क्या हो जाता है, डेंसिटी होता है, ये फॉर्मूला बन जाते हैं।
यहां हमें ये समझ आ रही है कि जो हमारी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ मोलर मास या /1 ओवर अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है बेटे, मैं इसमें एक और वेरिएशन दे सकता हूं। मैंने आपको पीछे बताया था कि जो r हमारा होता है दैट इज 1/12, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ r की 1/12 होती है जो कि 0.0821 होता है। ठीक है जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इस फॉर्मूला में अगर मैं यूं लिखूं इज इक्वल टू √3 और r की जगह 1/12 और ये आ रहेगा टेम्परेचर और ये आपके पास आ रहेगा मोलर मास। तो बेटे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 4 12। तो बेटे आपको पता है 1/4 का रूट लो तो ये 1/2 हो जाएगा। और बेटे ये देखिए एक नया फॉर्मूला बन गया आपके पास, CRMS का एक न्यू फॉर्मूला बन गया। नाउ बेटे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेटे ये फॉर्मूला करवाने का मकसद कि अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर लेना, वो एग्जामिनर क्या क्वेश्चन करे आपसे, आपसे वो क्वेश्चन ये कर लेते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल आप मुझे ये बताएं कि आपके पास ना हाइड्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस का जो टेम्परेचर है दैट इज 288 केल्विन है। आपने इसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बतानी है। बेटे कैसे बताओगे? कि आप ये सारे फॉर्मूला लगा के चेक करोगे? नो, आप इस फॉर्मूला से इसको जल्दी से सॉल्व कर लोगे। 1/2 और टेम्परेचर है 288 डिवाइडेड बाय मोलर मास 2 और 2 1 2 144 आ जाएगा। ठीक है बेटे, अब 144 का अगर आप लोग ना वो ले लो क्या नाम है इसका रूट ले लो तो बेटे आपके पास आ जाएगा क्या नाम है इसका 12 आ जाएगा। 12 आ जाएगा ना, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 और ये मल्टीप्लाई बाय 12 और 2 6 12, तो बेटे आपके पास 6 आ जाएगा कि भाई इस टेम्परेचर पे हाइड्रोजन गैस की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगी? 6 होगी। इसी तरीके से बेटे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से पहले ना एक छोटा वेरिएशन मैंने और बताना है, ये वेलोसिटी से रिलेटेड ही। बेटे वो क्या है? बेटे याद रखना है कि जो हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज, आपको एक फॉर्मूला दिया था 3RT/2NA। बेटे यहां पर ये जो R/NA है ना, इसको हम लोग कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, जिसको K भी लिखा जाता है, R/NA लिखते हैं। और बेटे याद रखिएगा जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है ये पर मॉलिक्यूल की बात करता है। तो बेटे याद रखना है बेसिकली ये जो हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है दिस इज फॉर पर मॉलिक्यूल। अगर आप ये चाहते हैं कि मैंने पर मॉल लिखना है तो बेटे फिर आपको डिनोमिनेटर से एवोगाड्रो नंबर को रिमूव करना है। तो मैं अगर इसको पर मॉल लिखना चाहूं तो ये आ जाएगी 3RT/2, राइट। ये आपके पास है 1 मॉल ऑफ गैस के लिए। अगर आपके पास बहुत सारे मॉल्स ऑफ गैस हैं तो कैसे लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू N3RT/2। ठीक है, तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज करके ना, सॉरी N लिखना था पहले मैंने, N3RT/2 बेटे ये N मॉल्स ऑफ गैस के लिए। इस तरीके से बेटे मैंने ये एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बनाए हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कुछ बात बताने के लिए। अगर एग्जामिनर देखो मैंने आपको कहा 16 ग्राम हाइड्रोजन 60 ग्राम हीलियम और मीथेन है, किसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इससे रिलेटेड सवाल मैंने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम एवरेज काइनेटिक एनर्जी। बेटे याद रखिएगा जब एग्जामिनर मैक्सिमम एवरेज टर्म यूज कर लेगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। आप लोगों ने बात याद रखनी है। तो बेटे इन सब का टेम्परेचर सेम है, तो फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट द राइट आंसर वुड बी डेल्टा। और अगर वो कहते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी है, बेटे याद रखिएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मॉल्स। अब बेटे टेम्परेचर तो सबका सेम है, मॉल्स चेक कर लो। जिसके मॉल ज्यादा होंगे उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। बेटे इसके मॉल्स निकालें तो 16 को डिवाइड करो 2 के ऊपर तो 8 मॉल आ गए। बेटे इसके 4 मॉल आ जाएंगे, इसके 1 मॉल निकल के आएगा, आप निकाल के चेक कर लेते हो। तो बेटे इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? अल्फा। इसी तरीके से बेटे बोल्ट्जमैन ने हमें क्या बताया है कि ये ना बेसिकली यस ठीक है। अच्छा बेटे अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे दैट इज बोल्ट्जमैन। बेटे बोल्ट्जमैन ने हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज बताते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स के पास लो, एवरेज और हाई एनर्जीज होती हैं। वो जो ये मिक्स हो गए मेरा ख्याल है। मैक्सवेल ने हमें वेलोसिटीज बताई। बेटे मैक्सवेल ना ये हमें वेलोसिटीज बता रहे हैं, हाँ ठीक है, और ये हमें एनर्जीज के बारे में बता रहा है, जैसे मैंने आपसे एवरेज काइनेटिक एनर्जी और ये वाली एनर्जीज के बारे में डिस्कस किया आपके साथ। अच्छा अब बेटे नेक्स्ट इज वैन डर वाल इक्वेशन। बेटे ये सिर्फ वैन डर वाल इक्वेशन ना ये फॉल्टी पोस्टुलेट्स की करेक्शन के लिए थे, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। सिर्फ आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि P इज इक्वल टू NRT में क्या करेक्शन की थी, उसने ये PV के अंदर ये करेक्शन की थी। तो यहाँ फॉर्मूला था P + AN² / V²। और बेटे वॉल्यूम के लिए V - NV और ये आ जाएगा NRT। सिंपली ये फॉर्मूला बस आप लोगों ने याद रखना है और कुछ नहीं। हाँ इसके अलावा बेटे यहाँ पे आपने यूनिट्स ऑफ A और यूनिट्स ऑफ B
बेटे ये आप लोगों को ना ये याद करना जरूरी है। इसके लिए बस आपको ये बातें याद रखनी, इसके अलावा कुछ भी नहीं याद रखने की आपको जरूरत। दिस इज ऑल अबाउट वैन डर वाल्स। अच्छा, अब बेटे रियल गैसेस वर्सेस आइडियल गैस की बात की जाए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आइडियल गैस किसे कहती है बेटे? ऐसी गैस जो क्या करती है, ओबे ऑल द गैसेस एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओबे एट ऑल द कंडीशंस। ये हर कंडीशंस के ऊपर क्या करती हैं? गैस लॉज को ओबे करती हैं, कंडीशंस, ठीक है। बट रियल गैसेस हमारी कब जो है ना वो हमारी ओबे करेंगी गैस लॉज को, वो तब ओबे करेंगी जब आपके पास प्रेशर हो लो और टेम्परेचर आपके पास हाई हो, तब हमारी रियल गैस किसके तौर पे बिहेव करेगी? दैट ओबेज गैस लॉज। अभी मैं आगे आके भी आपको ग्राफ से ही बताऊंगा। बेटे KMT की अगर बात की जाए, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बात की जाए, तो हमारी जो आइडियल गैसेस होती हैं वो ओबे करती हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को। और ये कब ओबे करेंगी बेटे? ये ओबे कब करेंगी? जब प्रेशर लो होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। और डिस ओबे कब करेंगी? कि जब आपके पास प्रेशर ज्यादा और टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बेटे आपके पास ये रियल गैस KMT को ओबे नहीं करेगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, आपको बताइए यहाँ पे कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, नो अट्रैक्शंस, नो रिपल्शन। और बेटे यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कब ज्यादा होगी, कब कम होगी? आपको पता है, अगर मैं बात करता हूँ सिग्निफिकेंट कब होगी और नेग्लिजिबल कब होगी। बेटे सिग्निफिकेंट तब होगी जब प्रेशर ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा। नेग्लिजिबल तब होगी जब प्रेशर कम और टेम्परेचर ज्यादा, क्योंकि मॉलिक्यूल फार अपार्ट आ जाएंगे। बेटे बहुत आसान है, आई होप सो की चीज अंडरस्टैंड कर रहे होगे आप लोग। बेटे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा वाइड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती है ना, लेकिन बेटे अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ लार्जर कब होंगी? तो आप बता सकते हैं सर, प्रेशर लो कर दें, टेम्परेचर ज्यादा कर दें, बहुत लार्जर स्पेस हो जाएगी। और अगर स्मॉलर की बात की जाए, लार्जर और स्मॉलर, तो बेटे प्रेशर ज्यादा कर दो, टेम्परेचर कम कर दो, तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे। बेटे वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो जो वॉल्यूम ऑफ हमारी आइडियल गैस का वॉल्यूम होता है बेसिकली वॉल्यूम ऑफ वेसल ही होता है। दैट इज एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ वेसल, वो हमारा वॉल्यूम ऑफ वेसल ही होता है। जो हमारी गैस का वॉल्यूम और जो वॉल्यूम ऑफ वेसल होगा वही हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस होगा। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है फॉर आइडियल गैस के केस के अंदर। और दूसरी बात ये है बेटे, जो हमारी आइडियल गैसेस होती हैं, हम कहते हैं कि ये पॉइंट मास है, तो इनका वॉल्यूम हम लोग ना अप्रोक्सीमेटली इक्वल 0 को लेते हैं कि इनका वॉल्यूम नहीं होता। जबकि बेटे अगर रियल गैसेस के वॉल्यूम की बात की जाए तो रियल गैसेस का जो वॉल्यूम होता है ना, बेसिकली इनका जो वॉल्यूम होता है वो हम लोग ना, मैं अगर आपको यहाँ साइड पे करके एक बात बताऊं बेटे, जैसे आपके पास ये कंटेनर है, ठीक है, ये पूरा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर यानी वॉल्यूम ऑफ वेसल है जो आइडियल गैस के लिए। बेटे आप क्या करें, अगर आप लोगों ने रियल गैस के लिए वॉल्यूम लिखना है ना, तो आपके पास क्या होगा, ये सारे का सारा V फ्री है और ये वो गैस के मॉलिक्यूल हैं जिन्होंने ये वॉल्यूम को ऑक्युपाई किए हुए फॉर मोशन। तो मोशन के लिए बेटे हमारे ये B कहलाता है, B कहते हैं इसको, ठीक है। तो अगर मैंने V फ्री निकालना है तो बेटे V फ्री कैसे निकालूंगा, मैं वॉल्यूम ऑफ वेसल में से माइनस कर दूंगा, ये B को माइनस करूंगा, तो बेटे ये हमारी रियल गैस की वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला है। मतलब क्या इस बात का, इन फॉर्मूलाज का मतलब ये है कि कंटेनर के अंदर आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स को स्पेसेस रिक्वायर्ड है जहां उन्हें मोशन करनी होती है, ठीक है। तो V फ्री बेटे वो वॉल्यूम होगा जहां पे गैसेस के मॉलिक्यूल ने क्या करना है, मोशन करना होता है, ठीक है। और B इज बेसिकली वो गैस का अपना वॉल्यूम है, ठीक है, जिसमें गैस के मॉलिक्यूल क्लोज जो है वो आ चुके हैं, ठीक है, जो उन्होंने मिनिमम वॉल्यूम ऑक्युपाई किया ना, मिनिमम वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज अ B। बेटे गैस इक्वेशन की बात की तो ये P इज इक्वल टू nRT है, और ये बेटे आपको मैंने पीछे इक्वेशन बताई थी P प्लस A n स्क्वायर ओवर V स्क्वायर, और ये माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा V माइनस NB, और ये आ जाएगा nRT। और बेटे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, बेटे यहाँ पे Z इज ऑलवेज इक्वल टू 1, यहाँ Z ग्रेटर देन 1 हो सकता है, या Z क्या हो सकता है, लेस देन 1। अभी आगे आगे देखेंगे। बेटे इसमें कोलिजन इलास्टिक होता है, उसमें कोलिजन क्या होते हैं, इनइलास्टिक होते हैं। अब बेटे जरा नेक्स्ट देखिएगा, दैट इज नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। बेटे याद रखिएगा, ऑल गैसेस आर नॉन आइडियल, सारी गैसेस नॉन आइडियल होती हैं। नो गैस इज आइडियल, आइडियल इज जस्ट अ नेम ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर के नेम के लिए हम आइडियल कह रहे हैं, विच इज शोन बाय एनी गैस एट हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। वो कोई भी गैस शो कर सकती है, बिकॉज इन दीज कंडीशन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर डिसअपियर। बेटे आपके सामने ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, ये एक आइडियल गैस के लिए और ये रियल गैस के लिए ना। आप जरा देखिएगा, इसमें मैंने कुछ बातें आपको बतानी है। वो बातें क्या है बेटे, सबसे पहले आप ये देखिएगा यहाँ पर कि जो हमारी आइडियल गैस है, आपको तो प्रेशर ऊपर की तरफ बढ़ा है, यहाँ प्रेशर ज्यादा है। बेटे मैं इस पॉइंट पे ना दोनों गैसेस की बात करता हूँ। इस पॉइंट पे ये हाई प्रेशर है बेटे, ये हमारा आइडियल गैस का वॉल्यूम है और ये हमारा रियल गैस का वॉल्यूम है।
आप देख रहे हैं कि एट देखो कर्व में डिफरेंस है, इसका मतलब है दोनों गैसेस डिफरेंस है ना, उन दोनों के बिहेवियर में डिफरेंस है। बेटे अगर मैं कहता हूं एट हाई प्रेशर, आप हाई प्रेशर की बात करो तो बेटे हाई प्रेशर में देखो कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है। बेटे वॉल्यूम रियल गैस का ज्यादा है, रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा है, और आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या है, वो कम है। क्योंकि जब आप हाई प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल क्लोज आ जाते हैं। अब मजीद गैस के मॉलिक्यूल जो है वो क्लोज नहीं आ सकते, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हो तो अब गैस के मॉलिक्यूल उसको अपोज करके रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि आपको होता है कि गैस के मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, वो रिपल्शन करते हैं, जिससे क्या हो जाते हैं कि हाई प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ रियल गैस क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाती है, रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है। बेटे अगर आप लो प्रेशर की बात करते हो तो लो प्रेशर को कोई एक पॉइंट आप ले लो, लेट्स से मैं ना ये वाला एक पॉइंट ले रहा हूं, यहां से ये बेटे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो यहां पर किसका वॉल्यूम ज्यादा है, यहां किसका है। बेटे ये मेरे पास रियल गैस है और ये मेरे पास कौन सी गैस है, आइडियल गैस है। तो बेटे आप ये देखेंगे एट लो प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ रियल गैस ज्यादा और वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस ज्यादा, आइडियल ज्यादा और वॉल्यूम ऑफ रियल गैस कम। बेटे हम तो ये एज्यूम कर रहे थे कि जब लो प्रेशर होगा तो भाई हमारे रियल गैस का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, लेकिन आइडियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा आया। क्योंकि बेटे आपको पता है कि जब आपके पास प्रेशर लो होता है और हम ये कहते हैं जो हमारी आइडियल गैसेस होती हैं उनके दरमियान तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ही नहीं है, जबकि हमारे रियल गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होती हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, बेसिकली बेटे यहाँ अट्रैक्शन आ जाती हैं, ठीक है जी, अट्रैक्शन आ जाती हैं। अब बेटे यहां पर ना एक बात याद रखनी है, आपने कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ा होता है, उसको जी कहते हैं, वो किसके इक्वल होता है, पीवी ओवर एनआरटी, इसका, ठीक है, इसका रेशियो होता है। यहां आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ रियल गैस ओवर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ठीक है जी, ये इसके इक्वल होता है आपका कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। बेटे अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि जी आप बताओ अगर आपके पास क्या हो, इफ एन इज इक्वल टू 3 मोल ऑफ गैस, तो फिर आपके पास देन जी आपके पास क्या होगा, जी इज, बेटे जी क्या होगा, ए ऑप्शन, जी 1 के इक्वल रहेगा, भाई z ग्रेटर देन 1 हो जाएगा या z लेस देन 1 हो जाएगा, एंड डेल्टा नन ऑफ द अबव। तो बेटे याद रखिएगा हमारा z नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड नहीं करता, बिकॉज इट इज अ रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ रियल टू आइडियल। सो बेटे v हमारा z ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि जब आप मोल्स बढ़ाओगे तो बेटे डेफिनेटली मोल्स बढ़ाने से आपका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, z रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा बेटे यहाँ में कुछ और बातें आपको याद रखनी है, वो क्या बातें याद, बल्कि यही करता हूँ मैं आपके सामने, वो ये करना है कि बेटे आप लोगों को ना आपको याद रखना है P इक्वल टू nRT, ये किसके लिए, फॉर आइडियल गैस के लिए, ठीक है। यहाँ पे Z क्या रहेगा, 1 रहेगा। अगर आपके पास क्या हो PV का प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन nRT आ रहा है तो इसका मतलब Z इज ग्रेटर देन nRT, सॉरी Z इज ग्रेटर देन 1, तो आपके पास Z क्या होगा, Z इज ग्रेटर देन 1 होगा। और बेटे यहाँ पे Z अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी गैसेज है वो कौन सी गैस है, वो रियल गैस है। और अगर Z ग्रेटर देन 1 है यानी वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, तो जब बेटे वॉल्यूम ज्यादा होगा तो वहां पे क्या होंगे, रिपल्शन होंगी गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और आप उनको लिक्विफाई नहीं कर सकते, कांट लिक्विफाई। जबकि बेटे अगर आपके पास PV का प्रोडक्ट कम हो और nRT का प्रोडक्ट ज्यादा हो तो इसका मतलब है Z इज लेस देन 1। अगर Z लेस देन 1 है तब भी वो गैस रियल गैस है, और बेटे वहां पर उसके दरमियान क्या होंगी, अट्रैक्शंस होंगी। यानी ये वाली बात है कि वॉल्यूम कम हो गया रियल गैस का, आइडियल गैस का, क्यों कम, क्योंकि अट्रैक्शन है बेसिकली गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और आप उसको क्या कर सकते हो, कैन लिक्विफाई। अब बेटे यहां पर ना आपको कुछ ग्राफ से बात बतानी है कि देखो आपको पता है अगर मैं यहाँ कुछ कंडीशन और लिखूं, एट वेरी लो प्रेशर, अगर आप बहुत लो प्रेशर पे चले जाओ, ठीक है, तो बेटे लो प्रेशर पे सारी की सारी गैसेस इस आइडियल लाइन के ऊपर है, इस आइडियल लाइन के ऊपर है। तो बेटे लो प्रेशर ऑल द गैसेस आर आइडियल, सारी की सारी गैसेस के हैं, ऑल द गैसेस आर आइडियल है, ठीक है, सारी की सारी गैस आइडियल है। अब देखो बेटे यहां पर आपने ना आप ये देखिए इस प्रेशर पे ये मॉडरेट प्रेशर है, मॉडरेट प्रेशर पे भी गैसेस क्या हो रही हैं, आइडियल हो रही हैं, इसलिए आइडियल इज जस्ट द नेम ऑफ बिहेवियर, ठीक है। और अब बेटे अगर एग्जाम में यहां से पूछे कौन सबसे ज्यादा आइडियल, कौन सबसे ज्यादा कम आइडियल है, तो बेटे याद रखिएगा आप लोगों ने एक पॉइंट याद रखना है। वो क्या पॉइंट याद रखना है, वो ये याद रखना है कि डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर से डेविएशन कब होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। जितना प्रेशर ज्यादा हो जाएगा आइडियल गैस
आपका डेविएशन यानी उतना आइडियल बिहेवियर से ज्यादा गैस डेविएट करेगी, आइडियल गैस से ज्यादा जाएगी, प्रेशर बढ़ाते जाओगे। अब बेटे जो गैस इस आइडियल लाइन के पास है ना, ये इसका मतलब है हमारी ये आइडियल लाइन है, राइट, आइडियल गैस है। और बेटे जो इससे जितनी ज्यादा दूर होगी, इसका मतलब ये है वो हमारी गैस मोस्ट जिसे कहते हैं कि नॉन आइडियल है, और जो गैस इसके बिल्कुल नजदीक है वो मोस्ट आइडियल है। तो बेटे याद रखना है मोस्ट आइडियल है ये, एंड दिस वन इज द मोस्ट नॉन आइडियल गैस है, ठीक है। इसी तरीके से बेटे अगर एग्जामिनर आपको टेम्परेचर दे दे कि भाई आपके पास गैसेस के कुछ टेम्परेचर हैं, आपको कुछ गैसेस के आपको कुछ गैसेस के टेम्परेचर दे देता है वो एग्जामिनर, अगर आपको गैसेस के टेम्परेचर दे देता है, भाई ये आपके पास 1000 केल्विन है, ये आपके पास 200 केल्विन है, ये आपके पास 100 केल्विन है, तो बेटे याद रखिएगा जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा ना, उसकी डेविएशन क्या होगी, आइडियल बिहेवियर से कम होगी। इसका मतलब है ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा आइडियल लाइन के पास है, तो ये टेम्परेचर मोस्ट आइडियल है, वो टेम्परेचर क्या होगा, लीस्ट आइडियल होगा। अच्छा बेटे ये डेविएशन आप लोगों ने देखा, और ये मैंने सारी वेरिएशंस आपको बताई इस स्लाइड के अंदर। अच्छा बेटे यहाँ मैं एक और पॉइंट मेरे ज़हन में आ रहा है, वो भी आपको ऐड कर देता हूँ कि यहाँ पे ना डेविएशन याद रखिएगा, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर जो ना, आइडियल बिहेवियर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी होता है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज भी होता है। मतलब क्या है, अगर आपके पास मोनोटॉमिक गैस है तो बेटे हीलियम और नियॉन में किसका डेविएशन ज्यादा होगा, तो दोनों में से देख लो किसका साइज बड़ा है। तो आप कहेंगे सर जो हमारी क्या नाम है नियॉन गैस है वो ज्यादा डेविएशन शो करेगी एज कंपेयर टू हीलियम। ये बात हो गई, ये मोनोटॉमिक गैस। अच्छा इसी तरीके से बेटे अगर आपके पास क्या हो, नाइट्रोजन हो और CO2 गैस हो, ये हमारे पास पॉलीएटॉमिक गैस है, नॉन पोलर, दोनों में किसका आइडियल डेविएशन ज्यादा शो करेगी, CO2। इस तरीके से बेटे अगर आपके पास कोई पॉलर गैस, जैसे मैं कहता हूँ H2O गैसियस फॉर्म के अंदर है और SO2 गैस है, दोनों पॉलर गैसेस हैं, इनमें से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखनी पड़ेगी। जब पॉलर गैस आएगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखनी है, तो बेटे किसका ज्यादा होगा, बेटे आपको पता है H2O ज्यादा जो है वो शो करेगा डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अच्छा बेटे SO2 और NH3 के अंदर ना, जो हमारी NH3 होती है ना और SO2 ये भी गैस है, ये ज्यादा बिहेवियर शो करती है आइडियल डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, NH3 कम, क्योंकि हालांकि NH3 में जो है ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन बच्चों जो हमारा NH3 है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बड़े वीक होते हैं गैस फेज के अंदर, जिसकी वजह से SO2 के अंदर डायपोल ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, लिहाजा यहाँ ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ज्यादा डेविएशन शो करेगी फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। बेटे यहाँ पर एक सवाल है, इसको सॉल्व करना है कि आपसे पूछा, अगर एग्जामिनर पूछे जी बताओ मोस्ट आइडियल गैस कौन सी, सवाल दिया है और आपको Z की वैल्यू दी जाए। बेटे याद रखिएगा जिसका Z क्लोजर टू 1 होगा ना, जितना Z 1 के करीब होगा जिसका, दैट वुड शोज मोस्ट आइडियल बिहेवियर। उसके लिए पता आपको कह रहा हूं, अब आप ये नंबर देख लें बेटे, मैं आपके सामने ना ये Z इक्वल टू 1 है, आप यहाँ नंबर लगा लें, ये 1.1 1.2 1.3 1.4, ये बेटे आ जाएगा 1 है ना, तो आपको 0.9 फिर 0.8 फिर 0.7 0.6 0.5 और ये 0.4 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही होगा ना, मतलब ऐसे। ये मैंने आपके सामने नंबर जो है ना वो लगा दिए, जहां तक थे बस वहां तक लगा दिया आपको, ठीक है। अच्छा बेटे अब आपने देखना डिफरेंस देखना है, इसका 1 से डिफरेंस कितना है बेटे, ये 0.4 डिफरेंस है इसका, 0.8 का डिफरेंस कितना है, 0.2 डिफरेंस है 1 से, 0.6 का डिफरेंस कितने है बेटे, ये 0.4 है डिफरेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका डिफरेंस कितने है, तो सॉरी ये 1.6 था ना, 1.6 का, तो बेटे 1.6 तो 0.6 डिफरेंस होगा ना, ये 0.4 डिफरेंस होगा। चलिए बेटे मोस्ट, अब देखिए आइडियल कौन क्लोजर है 1 के, आप कहेंगे सर B गैस वुड बी मोस्ट आइडियल गैस। इसके बाद बेटे आप देख लो किनका, अब Z क्लोजर टू 1, बेटे ये भी 0.6 है, ये भी 0.4 ये दोनों इक्वल हैं, तो बेटे इसके बाद आ जाएगा A बिकम्स इक्वल D, और एंड पे हमारे पास कौन सी आ जाएगी, C गैस आ जाएगी। आई होप सो कि बच्चों ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। इस तरीके से बेटे अगर एग्जामिनर पूछे जी मोस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस किसके अंदर है, मोस्ट अट्रैक्टिव फोर्स किसके अंदर ज्यादा होगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस किसमें ज्यादा होंगी, तो बेटे या आप कह सकते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो इसका मतलब नॉन आइडियल, वो ज्यादा नॉन आइडियल होगी। तो बेटे इसमें हमने देखना Z लेस देन 1, किसका Z सबसे छोटा, इन वैल्यूज में देखो Z सबसे छोटा किसका है इसमें से, बेटे सबसे जो छोटा Z है दैट इज फॉर गैस D गैस सबसे छोटा है, क्योंकि उसका D देखो ना 0.6 है ना, देखो 0.6 है, उसके बेटे 0.4 आ रहा है, दिस इज फॉर B। और बेटे अब 1.6 और 1.4 जो जितना इस आइडियल लाइन से Z से जितना अवे होगा उसमें रिपल्शन फोर्सेस उतनी ज्यादा होंगी, तो 1.4
वो ज़्यादा करीब है इसके अंदर, इसमें रिपल्शन कम होगी, तो फिर ये आ जाएगा ए और इसके बाद आ जाएगा आपके पास सी आ जाएगा। नाउ बच्चों दिस इज ऑल अबाउट आपके पास जो मैंने आपसे डिस्कस करना था इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ये भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। एंड फाइनली बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अल्लाह हाफिज़।